चलो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने मैक्सवेल इक्वेशन अपनी की है ना बच्चों? मैक्सवेल इक्वेशंस कैसे ड्राइव करी है, कैसे इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म आया है, ये कर लिया है। अब हम करते हैं बच्चों मैक्सवेल इक्वेशन की एप्लीकेशंस, मतलब है मैक्सवेल इक्वेशन इतनी कमाल की क्यों है, इसने हमारी दुनिया कैसे चेंज कर दी, इसकी तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? फ्री स्पेस। और क्या है बच्चे इंपॉर्टेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि हमें क्या बनाना है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनानी है और उसको देखना है वो फ्री स्पेस में कैसे ट्रेवल करती है, और प्रूफ करना है कि उसकी वेलोसिटी फ्री स्पेस में ये आती है। पहला काम हुआ बच्चों हमारा। क्या करना है? वेव इक्वेशन बनानी है। किसकी हेल्प से? मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से ऑब्वियसली, इसलिए इतनी मेहनत करके तभी तो बनाई है वे। और उसको प्रूफ करना है कि इसकी वेलोसिटी इसके बराबर होती है। फर्स्ट काम हुआ। दूसरा काम क्या है हमारा? एंड शो दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। मतलब ईएम वेव में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ईएम वेव किससे मिलकर बनी है? दो कंपोनेंट्स है, ई और बी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। उसको ये प्रूफ करना है कि वो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव जाती है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन, ये जो सेकंड पार्ट है बच्चों, ये अलग तरीके से भी लिखे आ सकता है। ये भी आ सकता है, ये भी आपको दे सकता है कि प्रूफ करो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपस में ट्रांसवर्स नेचर रखते हैं, यानी कि या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर रखती है। ये भी आ सकता है बच्चों। ट्रांसवर्स नेचर वेव कौन सी होती है? ट्रांसवर्स नेचर वे रखती है वेव जिनके कंपोनेंट वेव के डायरेक्शन के चलने के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। यानी कि अगर वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो जो वेव जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी है वे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में मूव करेंगे। परपेंडिकुलर हुआ ना। और बच्चों एक तरीके की भी होती है बच्चों, एक तो हो गई ये हमारी ट्रांसवर्स नेचर, और एक होती है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव। वे कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव हमने बोलते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही हो। जैसा कि एग्जांपल साउंड वेव। और ट्रांसवर्स नेचर का एग्जांपल क्या है बच्चों हमारे पास? ईएम वेव। चलो एक एक करके इसको देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। उसके लिए क्या चाहिए बच्चों? हमें हमें उसके लिए मैक्सवेल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने जर्नल मैक्सवेल इक्वेशन इधर लिख रखी है। किस फॉर्म में लिख रखी है? डिफरेंशियल फॉर्म में, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंशियल फॉर्म में ही काम में आनी है सारी, तभी तो इतनी मेहनत करिए डिफरेंशियल फॉर्म में लाने के लिए। चलो बच्चों सॉल्यूशन अपना शुरू करते हैं। पहली बात क्या कह रहा है बच्चों? ये पहली बात कह रहा है कि फ्री स्पेस में करना है सारा काम। तो फ्री स्पेस का मतलब जान लो पहले तो। फ्री स्पेस होता क्या है? फ्री स्पेस का मतलब है जहां पर कुछ भी ना हो, नथिंग, तो कहते हैं हम फ्री स्पेस। जानते होंगे आप। जहां पर कुछ भी ना हो इसका मतलब क्या होगा? चार्ज नहीं होगा वहां पर। भाई फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस क्या होगा बच्चों? चार्ज होगा यहाँ पर। जब कुछ भी नहीं है बिल्कुल नहीं होगा। और अगर चार्ज नहीं होगा तो चार्ज डेंसिटी भी नहीं होगी, यानी कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी? जीरो। और अगर चार्ज डेंसिटी नहीं है तो करंट डेंसिटी भी जीरो होगी। भाई भाई करंट कहां से आ जाएगा? बिल्कुल ये भी जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम? रो और जे जो जीरो आए हैं उससे हम फ्री स्पेस की मैक्सवेल इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। भाई मैक्सवेल इक्वेशन बदल जाएगी ना इन फ्री स्पेस। सो मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। क्या करेंगे? रो और जे जीरो रख देंगे। लिखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, क्या होगी? ये आ जाएगी डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या आएगी? डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इस पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जीरो होती है। पहली जीरो हो गई, दूसरी जीरो हो गई। थर्ड बनाओ बच्चों फटाफट। थर्ड पे भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बच्चों? क्योंकि उसमें ना तो रो है ना ही जे है। देखो थर्ड में बिल्कुल नहीं है। इज इक्वल टू माइनस के डीबी बाई dt। इक्वेशन नंबर थर्ड आई। इक्वेशन नंबर 4 बनाओ। क्या होती है इक्वेशन नंबर 4? डेल क्रॉस b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर j है तो जीरो हो गया है, तो बचा क्या? ये बचा, जो भी बच रहा है वो लिख दो। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये आ गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 4। चलो एक काम हमारा कंप्लीट हुआ, हमने फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी सीख ली। चलो भाई ये काम कर लिया, लेकिन हमारा अगला काम क्या है? मतलब हमें करना क्या है इसमें? हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना। ठीक है, चलो जैसे कि हमारा पर्पज हो कि हमें फोर व्हीलर डिजाइन करनी है। चलो फोर व्हीलर डिजाइन करनी है,
लेकिन बच्चों अगर हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा अगर पहले से किसी ने एक कुछ ऐसा प्रोटोकॉल बना रखा हो, कैसा कि फोर व्हीलर किसी ने पहले से डिजाइन कर रखी हो। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल जाएगा भाई फोर व्हीलर है, इसका नाम भी फोर व्हीलर है तो चार पहिए तो होंगे। चलो भाई चार पहिए हो गए हमारे। फिर और क्या काम होगा, एक स्टीयरिंग होना चाहिए चार पहियों को घुमाने के लिए। क्या होना चाहिए, एक इंजन होना चाहिए हमारा। और क्या होना चाहिए, स्टील होना चाहिए जो कि पर्टिकुलर पैटर्न में मुड़ा हुआ हो, जिससे हमारा एयर ड्रैग कम लगे, एयर ड्रैग कम लगे, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए हमारा, तभी हमें कार बोलते हैं उसे। ठीक है। तो बच्चों फिर क्या हुआ, मतलब इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें ईएम वेव बनानी है तो हम कहाँ से हिंट लेंगे, जो जर्नल वेव इक्वेशन है उससे तो हिंट लेंगे। तो क्या होती है बच्चों जर्नल वेव इक्वेशन, जर्नल वेव इक्वेशन हमारी ये होती है, यहां पर क्या लिखेंगे, यूजिंग जर्नल वेव इक्वेशन, यूजिंग जर्नल वेव इक्वेशन। ये क्या होती है भाई जर्नल वेव इक्वेशन, जर्नल वेव इक्वेशन हमारी ये होती है डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब ये क्या है, यहाँ पर तुम कुछ भी ले सकते हो, जो भी फंक्शन तुम वेरी करा रहे हो। मैं समझ लो कि कोई फंक्शन है एक्स, उसे वेरी करा रहा हूँ, कुछ भी एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, वाई जेड कुछ भी ले लो, समझ लो यू ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, यू को वेरी करा रहा हूँ मैं, कोई भी फंक्शन है, कोई भी हो तुम्हारा यू है समझ लो। अब ये बता रहा क्या है भाई, इससे इससे तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है जनरल वेव इक्वेशन कैसे लिख दी। इसको थोड़ा सा देख लो बस, हल्का सा 5 मिनट में पता चल जाएगा। देखो बच्चों क्या है ये, वेव होती क्या है, पहला तो ये समझना है। वेव होता है बच्चों डिस्टर्बेंस, किसी भी सिस्टम में हम डिस्टर्ब कर दें उसे, उसको वेव बोलते हैं। जैसे कि बच्चों एक तालाब का पानी एकदम शांत है ना, उसमें तुम एक कंकड़ फेंक दो, क्या होगा, पानी में वेव उठेंगी, मतलब एक तरीके का डिस्टर्बेंस को हमने नाम रख दिया वेव। और क्या हो रहा है बच्चों, जैसे किनारे की तरफ आ रही है उसका एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, यही तो हो रहा है। समझो एकदम पानी शांत था, ये शांत था, ठीक है बच्चों, और इसमें हमने कोई एक ऊपर से कोई कंकड़ यहाँ डाल दी, तो क्या होगा बच्चों, उसका उसका पानी कैसे चलेगा भाई, किनारों पे हल्का होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, ऐसे किनारों पे इधर हल्का होता चला जाएगा। अगर हम कहीं में देख रहे हैं बच्चों वन डायरेक्शन में, यानी कि हम देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं किसी में, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस में, तो ये देखो एक डायरेक्शन में तो लिखी हुई है, एक 1D में इक्वेशन है, ये देखो एक्स में लिखी हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ है और है, और यहाँ पर जाके कुछ वेलोसिटी और हो गई। तो वेलोसिटी का घटना और बढ़ना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है। तो देखो कोई कोई चीज है यू हमने वेव मान रखी है, उसमें एक्सेलरेशन कैसे पता करोगे, उसकी डिस्टेंस को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। ये वाला समीकरण, ये वाला पोर्शन क्या बता रहा तुम्हें, एक्सेलरेशन बता रहा है। बात समझ में आ गई है। एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dx बाई dt, हमारा होता है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी को एक बार और हम डिफरेंशिएट कर दें तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यही एक्सेलरेशन है हमारा, यानी कि कोई पोर्शन है हमारा x, उसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये रहा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में घट रहा बढ़ रहा है, पोजीशन के हिसाब से देखो, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है ना इसकी, तो पोजीशन के हिसाब से घट रहा बढ़ रहा है विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। बात समझ गए, कुछ कुछ आइडिया लग गया क्या है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन बता रही है जर्नल वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज होती है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, पोजीशन, किसी भी वेव की। सिंपल है एकदम कहानी, बिल्कुल सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है हमारा भाई ये वाली जो वेव इक्वेशन आई है इसमें एक दिक्कत है बच्चों। भाई क्या दिक्कत है बच्चों इसमें, ये वेव इक्वेशन हमारी 1D में है। देखो बच्चों क्या 1D में नहीं है, 1 डायमेंशन नहीं है, बिल्कुल 1 डायमेंशन है। तो काय में लिखेंगे इसे हम, भाई ये वेव इक्वेशन बच्चों काय में है, 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन है। लेकिन बच्चों इधर देखो गौर दो, इधर गौर दो, ये क्या है बच्चों, मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन में लिखी हुई है, कितनी डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। अब ये कहेंगे सर के 3 डायमेंशन में कैसे, हमें तो नीचे बात रही है। देखो डेल ऑपरेटर क्या होता है बच्चों, ये वाला डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के। क्या ये 3 डायमेंशन में नहीं बता रहा, बिल्कुल बता रहा है। तो क्या हमें इन इक्वेशन को जो आई है, जो हमारे जनरल इक्वेशन है जो कि 1 डायमेंशन में है, क्या 3 डायमेंशन में नहीं लिखनी चाहिए हमें, बिल्कुल लिखनी चाहिए। इसे पलट कर लिख लो थोड़ा सा,
कैसे लिख लें हमने इसे पलट के, डेल स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, क्या हो गया बच्चों, ये 1 डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी टी का स्क्वायर लिख लिया। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि डायमेंशन मुझे बनानी है ना भाई, इसको 3D बनाना है तो इसको इधर लिख लिया। ठीक, अब देखो क्या होगा बच्चों, इस इक्वेशन को यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सिंपल सा, देखो हमारा डेल क्या था, डेल है हमारा ये क्या है, लिखो दोबारा, डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब डेल की डॉट कर दो, यानी कि एक और मल्टीप्लाई कर दो डेल की डेल से, तो बच्चों क्या कहलाएगा, डेल स्क्वायर, बिल्कुल कहलाएगा। इसकी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के हो जाएगा बच्चों ये, और मल्टीप्लाई किससे होगी, डॉट प्रोडक्ट एक और डेल से, डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे और डेल बाई डेल जेड इनटू के। आगे बात समझ बिल्कुल आ गई। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, आई डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट में बच्चों हमें पता होना चाहिए आई डॉट आई 1 होता है, ऐसा ही जे डॉट जे 1 होता है, ऐसा ही के डॉट के 1 होता है, अदरवाइज सारे जीरो होते हैं, मतलब आई डॉट जे जीरो होगा, अदरवाइज सारे जीरो होंगे, समझ गए। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं जे से करूंगा तो जीरो आएगा, इसकी मल्टीप्लाई मैं के से करूंगा तो जीरो आएगा, यानी कि 1 कब आएगा, जब आई की मल्टीप्लाई आई में हो, तो आई और आई मल्टीप्लाई होके 1 दे देंगे, तो बचेगा क्या हमारा, क्या डेल स्क्वायर ये नहीं आ जाएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, आ जाएगा क्या, नहीं बिल्कुल आ जाएगा। और अगर मैं इसे 3D में लिखूं तो 3D में लिखूंगा तो ये आएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर बाई डी वाई का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड का स्क्वायर और u बाहर इज इक्वल टू 1 अपॉन v का स्क्वायर डी स्क्वायर u बाई डी टी का स्क्वायर। 3D में ऐसे लिखी जाएगी बिल्कुल। क्या मैं इसको यूज डेल स्क्वायर में लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तुम ये कहोगे कि डेल स्क्वायर में लिख रहे क्यों है, क्योंकि बच्चों हमें अपना जो ये मॉडल है, एक गाड़ी का जो मॉडल है, इसको कंपेयर करके हमें अपनी 4 इक्वेशन से, 4 पहियों से एक गाड़ी बनानी है हमें अपनी जैसी, इसके जैसी, क्योंकि हमारे पास ये तो है बेसिक फंडामेंटल रूल, समझ गए बात। तो इसे मैंने काय बना लिया डेल में, तो क्या आ गया डेल स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताओ, मुझे तो ई और बी में बनानी ना इक्वेशन, तो क्या मैं यू की जगह ई या बी में से कोई सा ले लूं, भाई सिंपल तो बात है, ई और बी में से ही तो बनानी है इक्वेशन, यू एक बार ए की बनानी है एक बार बी की बनानी है, तो क्यों ना ले भाई, यू को रिप्लेस ई से कर लिया, क्या दिक्कत हो रही है। ई तो एक फंक्शन है, ई का भाई यू तो एक फंक्शन है, वो ई का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, जेड का भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, साई भी हो सकता है। चलो भाई ले लिया हमने 1 अपॉन वी स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि हमें अब हमारा पर्पज ये है कि हमें फोर्थ इक्वेशन यानी कि 4 पहिए यूज करके करीबन करीबन ऐसी गाड़ी बनानी है। हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज ये है, बनाएं बच्चों गाड़ी, शुरू करें अपना गाड़ी बनाने का काम। चलो गाड़ी बनाने का काम शुरू करते हैं। ये हटा देता हूं मैं, ये बात समझ में आएगी होगी आपको कि क्या हो रहा है। चलो भाई अपना काम शुरू करते हैं। अगला क्या काम है वो, पूरा का पूरा अभी हमारे पास थोड़ा सा ढांचा आया है, मतलब हमारे पास एक डिजाइन हमें मिल गया है कहीं से, है ना। उस डिजाइन को एक तरीके से कॉपी करना है हमें और अपनी एक गाड़ी बना लेनी है, उसी को हम वेव बोलेंगे, ईएम वेव। चलो भाई गाड़ी बनाने का काम शुरू करते हैं। देखो अब बच्चों, ये जो हमारे पास प्रोटोकॉल है यानी कि एक तरीके से डिजाइन है हमारे पास पहले से ही, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डेल स्क्वायर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे और इधर कुछ समथिंग होना चाहिए, पता नहीं हमें क्या होगा भाई, एज इट इज कॉपी कोई करनी है, बिल्कुल गाड़ी है, फिर तो कोई भी हमें हमारे पे क्लेम ना कर देगा इसने कॉपी पेस्ट मारा हमारी गाड़ी। कुछ ऐसी बनानी है, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा कॉपी कर लेना बस हमें। देखो क्या करना हमें, इधर डेल स्क्वायर है इधर समथिंग कुछ है, तो मुझे बताओ बच्चों क्या इक्वेशन 1 मेरे काम में आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों, इधर तो डेल है चलो मान लिया, लेकिन इधर तो जीरो है भाई, एक पार्ट तो एक गाड़ी का एक हिस्सा तो है इसमें ये रहा, लेकिन इधर वाला तो हिस्सा ही नहीं गाड़ी का गायब है, तो क्या करोगे, नहीं लेने के। ऐसी सेम टू सेम इक्वेशन नंबर 2 है, इधर का हिस्सा तो है गाड़ी का लेकिन इधर वाला नहीं है, हटा दो। लेकिन थर्ड देखो और फोर्थ देखो, गौर से देखो ही ना, थर्ड और फोर्थ को काम में आएगी ना, बात सिंपल समझ में आ गई, बिल्कुल काम में आएगी, क्योंकि यही तो, इससे ही तो काम होगा हमारा थर्ड और फोर्थ से। तो क्या करें, एक बार इक्वेशन बना लेते हैं थर्ड से
और फोर्थ की सिमिलरली लिख देंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि ये काम कर सकते हैं, फोर्थ से भी काम कर सकते हैं सेम टू सेम, लेकिन थर्ड से करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड? इक्वेशन नंबर थर्ड ये है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी। चलो भाई, अब इसका यूज करके गाड़ी बनाना शुरू करते हैं। अब तुम बनवाओगे मुझे गाड़ी, मुझसे गाड़ी, देखो कैसे। एक बात बताओ बच्चों, गाड़ी ऐसे ही बनानी है? बिल्कुल सर बनानी है। एक बात और बताओ मुझे, क्या इधर जो रखे हैं इधर वाले, यानी कि गाड़ी के अगले वाले पहिए दो होने चाहिए ना? दो होने चाहिए। देखो डेल स्क्वायर है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ तो एक ही पहिया है, गड़बड़ ना हो जाएगी? तो पहिए कितने बनाने हैं? दो। डेल क्या है हमारे, एक तरीके से पहिए हैं, ऐसा समझ लो, अगले वाले बनाने हैं बच्चों। भाई एक पार्ट अगला ये है गाड़ी का, एक पार्ट ये वाला अगला गाड़ी का, इसको मॉडिफाई करके ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, पहले एक पार्ट तो करो, आगे से तो शुरुआत करो गाड़ी के। तो इस वाले अगले वाले फ्रंट पार्ट को हमने ऐसा बनाना है, तो कैसे बनाए भाई? डेल स्क्वायर लाना है, तो ऑब्वियसली डेल की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना भाई, करनी पड़ेगी क्या? नहीं, बिल्कुल करनी पड़ेगी। एग्री हो? एग्रीड? बिल्कुल एग्री होंगे। अब एक बात और बता दो मुझे, क्या डेल ऑपरेटर वेक्टर नहीं है? डेल ऑपरेटर वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल। तो क्या हम यहाँ पर वेक्टर की मल्टीप्लाई नहीं करा रहे पूरी इक्वेशन में? और क्या वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई दो तरीके से नहीं होती, जिसका नाम है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, या तो डॉट से या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से, इसका नाम है क्रॉस। होती है दो तरीके से। अब तो मुझे बताओ किस तरीके से होगी। देखो बच्चों, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट ले दूं डेल का, लेके देखते हैं, चलो वन बाय वन करके देखते हैं, कुछ रटना नहीं है ही नहीं हमें भाई। डॉट प्रोडक्ट में तो करके देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्या पता गड़बड़ हो जाए। एक पहिया लगा के देखता हूँ अपने तरीके से, अगर पहिया वो गड़बड़ करेगा तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से लगाएंगे चेंज करके, पहिए तो पता चल जाएगा कि गड़बड़ कर रहा है वाला तरीका हमारा। सही बात है, लगा के देखा हमने, देखना एक बार बच्चों, शायद मेरे ख्याल से गड़बड़ कर गया ये वाला तरीका। कैसा कर गया देखो, खुद सोचो इसमें कुछ। क्या हमने एक कंडीशन नहीं पढ़ी क्या, कि अगर किसी एक क्वांटिटी का हम एक साथ डाइवर्जेंस लें और उसी टाइम करंट लें तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक कोई चीज एक ही टाइम पे घूमेगी और इसी टाइम पे फैलेगी, वो पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सल यूनिवर्स उसे अलाउ नहीं करती, क्योंकि है ही नहीं, जनरल बात है। तो ये तो कर रहे हैं हम। डेल डॉट क्या होता है बच्चों, जो अल्फाबेट बनाए थे, डाइवर्जेंस। डेल क्रॉस क्या होता है, कर्ल किसी चीज का घुमाओ, किस चीज में, एक ही में, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका साफ सा मतलब ये है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, यानी कि डॉट प्रोडक्ट अलाउ नहीं कर रहा हमें ये काम करना। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई होगी बात समझ, डॉट प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता। तो अब क्या बचा तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट। तरीका क्या बचा बच्चों हमारे पास, कुछ और तरीका हो तो मुझे बता दो भैया कि सर ये वाला तरीका है हमारे पास। भाई वेक्टर क्वांटिटी का और कुछ मेथड हो तुम्हारे पास कैलकुलेशन का, तो क्या करेंगे, टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड। टेक कर्ल, कर्ल का मतलब है बच्चों डेल क्रॉस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड। ले दो बच्चों, दोनों तरफ कर ले दो भाई, डेल से तो मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, पहिए बनाने दो तो लोगे ही ना कुछ तो डॉट तो ले नहीं सकते, कर लोगे। बात समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बिल्कुल आ रहा होगा बच्चों मजा तुम्हें। इजिकल टू माइनस, कुछ भी रटना नहीं पढ़ने का यहाँ पर, अगर आ गए आप जुड़ गए इस चैनल से, यही तो आएगा बच्चों। दोनों तरफ कर ले लिया, क्या करा, डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई करा दी दोनों तरफ। चलो अब बच्चों ये जो होता है हमारा, जो आपके सामने रिजल्ट लिख रहा है ये, अगर हम इसे अल्फा, इसे तुम्हारा वेक्टर कैलकुलस के अकॉर्डिंग खोलें तो ये बच्चों ऐसा खुलता है, डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। अब बच्चों ये फॉर्मूला है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा जरा सा। ये कैसा खुलेगा, एक अगर हम कर्ल का कर्ल लें, कर्ल का ही कर्ल लें तो वो डाइवर्जेंस में और डेल स्क्वायर में टूट जाता है, ऐसा समझ लो। ठीक है बच्चों, इजिकल टू माइनस डी बी बाई डी टी और डेल क्रॉस बी आ गया। सही है बच्चों, यहाँ तक हमारे पास आ चुके हैं हम लोग, चलो आ चुके हैं। अब बच्चों सिंपल सा देखो, क्या हमें सिंपल सा ये नहीं चमक रहा कि डेल डॉट ई की वैल्यू, डेल डॉट ई की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी है मैक्सवेल की, और डेल क्रॉस बी की वैल्यू इक्वेशन 4 में लिख रखी है, क्योंकि डेल क्रॉस बी है।
इक्वेशन 4 में रखी है जो भी है, तो रख दें बच्चों, यहाँ रख दो। नाउ यूजिंग, लिखो यहाँ पर, नाउ यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन, एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 1 से डेल डॉट ई की वैल्यू क्या है, 0, और इक्वेशन नंबर 4 से डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। यहाँ पुट कर दो सबकी वैल्यू, तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, ये तो 0 हो गया पोर्शन भाई, डेल डॉट ई की वैल्यू 0 है, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, और डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी रख दो, म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डी ई बाई डी टी। डेल हो डी हो एक ही बात है बच्चों, ये समझ रहे हो, बस छोटा मोटा अंतर होता है, उस पर मत जाओ अभी फिलहाल। चलो बच्चों ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो बच्चों ये माइनस माइनस से माइनस कट गया भाई, माइनस से माइनस काट दो, ये माइनस से माइनस काट दो प्लस हो जाएगा, अगर काट दिया तो वैसे हो, तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर ई बाई डी टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लो, इसे इक्वेशन नंबर, इसे बी मान लो और इसे मान लो तुम ए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताना बच्चों, देखना मजा सा नहीं आया कुछ, वही हमारा जो कार बनाना चाह रहे थे, जो डिजाइन हम क्रिएट करना चाह रहे थे कार का, तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा, बिल्कुल मजेदार एकदम, वही इधर 2 पहिए, इधर 2 पहिए, बीच में अपना स्टीयरिंग मस्त एकदम, बीच में इंजन हमारा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये रहा, वही तो कार है बिल्कुल जो बनाना चाह रहे थे, एग्जैक्ट बन गई है, तो बिल्कुल कोई मजा सा नहीं आया ऐसे करने में भाई, आया होगा यार, मजेदार चीज है तो बहुत। आगे बात समझ बच्चों, बिल्कुल आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर सिमिलरली इक्वेशन नंबर, मतलब अगर सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 को लेके चलें, तो एक सिमिलरली किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन आ जाएगी। उसे नहीं करना, अगर करना चाहो तो कर सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर 4 लो, उसका कर्ल कर लो, वैल्यू रखो, पुट उट करके यहाँ पर भी आ जाएगा बस। तो बच्चों सिमिलरली क्या आ जाएगा, सिमिलरली हमारा आ जाएगा बच्चों डेल स्क्वायर बी में वैल्यू, ठीक है बच्चों, सिमिलरली ये आएगा। चलो भाई ये आ जाएगा तो ठीक है। अब क्या करें बच्चों, इक्वेशन ए और बी को कंपेयर करा दो, अब तो कुछ करना ही नहीं ना, कंपेयर इक्वेशन ए और बी। क्यों कंपेयर करा रहे हैं बच्चों, भाई तभी तो ये आएगा, ये बोल रखा है सी की वैल्यू होती है, चलो देखते हैं कैसे होती है, समझ रहे हैं बच्चों, तभी तो ये आएगा, रख दो वैल्यू। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ए और बी को कंपेयर कर दो, क्या आया बच्चों, जो आया वो लिख दो। देखो कंपेयर करके ये ना आया 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, क्या आया 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और क्या आया, v बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये सी नहीं होता, जिसने भी लिखा होगा पेपर में या पेपर में क्वेश्चन होगा तो गलत होगा वो, चलो सी हो या बी हो एक ही बात है, चलो यहाँ बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कुछ भी हो, अभी मैटर पता चलेगा तुम्हें क्यों लिया है सी या बी। ये आ गया बच्चों समझ, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल प्रूफ हमने कर दिया। अब बच्चों क्या होता है देखो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, म्यू की वैल्यू होती है बच्चों, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के शायद 12। ये दोनों वैल्यू होती है म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट की, दोनों को यहाँ पुट कर दो। जैसे ही हम दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो v की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास रूट में 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और बच्चों अगर इसे कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे ना हम, तो बच्चों पता क्या आता है, इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, कमाल का रिजल्ट, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं सारा का सारा यहाँ से निकल के आती है, बहुत तकड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें। ये किसके बराबर आ गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि फ्री स्पेस में जो हमने वेव बनाई है, ईएम वेव इक्वेशन, देखो ईएम वेव इक्वेशन है ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये रही मैग्नेटिक फील्ड की, वो बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है। मतलब ईएम वेव क्या है,
ईएम वेव लाइट है जो सन से आ रही है, सारी की सारी, सारा का सारा स्पेक्ट्रम है ईएम वेव। उसके बारे में कैसे क्रिएट होती है, कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में बताया मैक्सवेल ने। अब से पहले किसी को नहीं पता था, समझ रहे हैं बच्चों? मैक्सवेल से पहले सन 1861 1862 65 के पहले किसी को नहीं पता कुछ भी। कैसे हम एनर्जी गैदर कर रहे हैं सन से, कैसे एनर्जी यहाँ तक आ रही है, कैसे ट्रेवल कर रही है वेव्स, किसी को कुछ नहीं पता। और नहीं पता तो डिवाइस नहीं बनी कुछ भी। हम बच्चे कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं, हम फोन कैसे कर पाते हैं, रेडियो वेव घूम रही है चारों तरफ, है ना? हमने रेडियो वेव इजाद करी फिर इसके सहारे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सहारे से। हमने बहुत सारी डिवाइस बनाई इससे ही, पता नहीं कितनी, जितने भी आप नेट यूज कर रहे हैं, जितनी भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, सब कुछ ये है। किसकी स्पीड से चलती है बच्चों? वैक्यूम में, लाइट की स्पीड से। यानी कि इसको कुछ भी चाहिए नहीं है, ये मीडियम में भी जा सकती है, ये कंडक्टिंग मीडियम में भी चल सकती है, ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी, लेकिन इंसुलेटर में भी चल सकती है। बच्चों क्या है लेजर? लेजर तो आपने पढ़ ली। लेजर क्या है? लाइट जो कि चलती है किससे? लाइट की स्पीड से। ये रहा सी, ईएम वेव है वो भी। लेजर क्या है? पूरी ईएम वेव है। इसी की तो स्टडी कर रहे हैं, कमाल की चीज नहीं है? ये था इन्वेंशन बहुत तगड़ा। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ कमाल की, भाई अब तुम्हें ये कैसा पता चलेगा भाई कि मैक्सवेल ने सब कुछ किया? बस पोटेंसी तो पता होना चाहिए कि कैसे, कैसे अगर मैक्सवेल ना हो तो ये सब कुछ हो जाएगा क्या? देखते हैं, अगर होगा तो क्या नहीं होगा, कैसा नहीं होगा। देखो, अगर बच्चों सिंपल सा सोचो, मैक्सवेल ना हो तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि ये वाला पोर्शन नहीं होगा। भाई ये वाला पोर्शन ही तो मैक्सवेल की देन है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट करंट। है क्या नहीं बच्चों? ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, मैक्सवेल ने दिया है। अगर ये ना हो, मतलब मैक्सवेल ना हो, तो इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाली। और ये वाली जब फ्री स्पेस में हम लिखेंगे तो जी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है ये क्या है? यानी कि ये डेल क्रॉस बी क्या आएगा बच्चों? जीरो। इन केस ऑफ फ्री स्पेस ये तो आना चाहिए ना, अगर पेयर्स लॉ होते केवल। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट ना लेके आते मैक्सवेल, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो आ जाता, बिल्कुल आ जाता। अब आगे चलो देखो, क्या हमने यहाँ तक किया है इक्वेशन थर्ड? इक्वेशन थर्ड बिल्कुल किया है। यहाँ पर डेल क्रॉस बी आया, आया का डेल क्रॉस बी मैं जीरो नहीं रखूंगा क्योंकि मैक्सवेल तो है ही नहीं। तो हमने ऐसा मान लिया कि मैक्सवेल है ही नहीं, कि डेल क्रॉस बी क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ पर जीरो रख दिया मैंने। तो बच्चों यहाँ ये तो जीरो है ही, तो डेल स्क्वायर ई की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। तो मतलब ये हुआ, फ्रंट पार्ट तो बन गया गाड़ी का, दो पहिए तो बन गए ना, उसमें इंजन है ना स्टेयरिंग है ना पीछे का दो पहिए हैं, कुछ नहीं है उसमें, नथिंग। क्या करोगे अगले वाले दो पहियों से? मतलब वेव इक्वेशन बनेगी ऐसी, बन पाएगी क्या? कुछ नहीं बन पाएगी। डेल स्क्वायर ई जीरो देगा। अगर हम मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन अपनी लाइफ से हटा दें तो हमें नहीं पता चलेगा कि ई हम वेव लाइट की स्पीड से दौड़ती है, हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हम डिवाइस नहीं बना पाएंगे, हम मोबाइल से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हम लैपटॉप नहीं चला पाएंगे, हम टीवी पर नेटफ्लिक्स नहीं देख पाएंगे, सीरीज नहीं देख पाएंगे, कोई सी वेब सीरीज, मैच नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं होगा, नथिंग होगा बिल्कुल हमारी लाइफ। कितना बड़े साइंटिस्ट हैं, फिर कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितने बेहतरीन फिजिसिस्ट है, और इसको हम एज ए सिलेबस पढ़ रहे हैं। बस बस सिलेबस पढ़ो, बाहर में जाए सब कुछ। बात समझ में आई है? अब हम अभी तक हमारा एक पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का, कौन सा? हमने इस फ्री स्पेस में ये देख लिया कि ये होता है। अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे बच्चों ट्रांसवर्स। चलो बच्चों अपना नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट क्या है? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, और इसे क्या बोलते हैं? ईएम वेव वेक्टर आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी कि ये प्रूफ करना हमें कि जो हमारी ईएम वेव बनी है दो वेक्टर से, ई और एम, ई और बी, ई और बी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, वो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या है बच्चों ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव? के क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही हो उसका प्रोपोगेशन बताता है, एक तरीके से चाल बताता है, किस चाल से वेव चल रही है। चलो भाई देखते हैं इसे भी कैसे करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या किया बच्चों? अभी तक हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन बनाई है, उसे लिख लो। क्या है बच्चों वेव इक्वेशंस? भाई ईएम वेव इक्वेशन क्या बनाई है हमने, वो लिखो ना। EM वेव इक्वेशंस ये बनाई है हमने। डेल स्क्वायर E इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर E बाई डेल टी स्क्वायर, ये तो बनाई है पहली। एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली क्या बनाई है? डेल स्क्वायर B इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर B बाई डी टी स्क्वायर। चलो
अब बच्चों क्या होता है, इसका सॉल्यूशन लिखना हमें। भाई ये क्या है, ये है डुअल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डुअल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो चमक रही होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है बच्चों ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में तो सेम ही चलेगा। ये इसका सॉल्यूशन आता है बच्चों ये, E इज इक्वल टू ई नोट ई टू दी पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब बच्चों देखो क्या है, हम प्योर रट्टाफिकेशन है, एकदम प्योर रट्टाफिकेशन तो रटवाते हैं हमें कि इसका डिफरेंस, इसका सॉल्यूशन ये होगा। ये कैसा होगा भाई, ये बहुत अलग चीज है, ये बहुत अलग चीज है, यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, इसके बीच में बहुत बड़ी फिजिक्स छुपी पड़ी है। अगर आप चाहो तो 5 मिनट देख लो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, हमें ज्ञान चाहिए नहीं इतना, हमें तो सिंपल बस डेरिवेशन चाहिए जो हमें रटने हैं, और हम बस वन शॉट देख के चले जाएंगे, है ना। ऐसा मत किया करो बच्चों, अगर देखना तो देख लो, कोई बात ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। देखो क्या है इंपॉर्टेंट चीज, 5 मिनट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वेव है बच्चों, वैसा 5 मिनट का टॉपिक नहीं है, मैं समझाऊंगा अलग वीडियो में भी किसी दिन। क्या होता है बच्चों, समझो कि एक वेव है, इस तरीके से चल रही है बच्चों, इस तरीके से, इसका प्रोपोगेशन हमें बता रहा है के, ठीक है। क्या ये वेव हर सेकंड चेंज नहीं हो रही, एंगल चेंज नहीं कर रही बच्चों, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसके एंगल के साथ चेंज हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक ओमेगा भी पैरामीटर होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या तो साइन में लिख लो या कोस में लिख लो, मर्जी तुम्हारी। क्यों, अगर साइन में लिखोगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा, और कोस में लिखोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, बस इतना अंतर है। पाई/2 का अंतर होता है साइन और कोस के फेज में, वो तो पता ही होगा आपको। कोस 1 से स्टार्ट होता है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 0 की वैल्यू 0। ये बात पता चल गई। के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या बता रहा है, के किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स के, और ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टी। के एक्स का फंक्शन है, ओमेगा टी का फंक्शन है। ये कैसा आया है, हमारी वीडियो देख लो, इंट्रोडक्शन वीडियो, यूनिट 3 का इंट्रोडक्शन डाल रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 20 मिनट की, देख लेना कैसा चीजें ड्राइव हुई है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया एक जर्नल वेव का। चलो अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है बच्चों, ये चीज फिर ये है हमारा थीटा। क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक थीटा, एक एंगल ही तो है, साइन थीटा के आगे, साइन के आगे थीटा ही तो लगा रहता है। तो ये क्या है, एक तरीके से फेज चेंज होना बता रहा है वेव का, किस तरीके से फेज भाग रहा है आगे। चलो भाई, ये भी तो हमारी वेव इक्वेशन ही है, यानी कि एक तरीके की ये भी तो वेव है, ये भी तो ईएम वेव है, बस इसमें क्या आ गई, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऐसा चल रहा है और दूसरा कंपोनेंट ऐसा चल रहा है। क्या दिक्कत हो गई, तो अगर ये ई है तो ये भी है तो दोनों भाई वेव ही है, बिल्कुल सही है। और ये है डुअल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब तुम डुअल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हो तो उसका सॉल्यूशन आता है बच्चों ऐसा कुछ। इसका सॉल्यूशन आएगा करीबन E इज इक्वल टू ई नोट इनटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर आपने CF फाइंड करने आ गए हो आपको, आपके पास, आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं या फिर जोन से भी ईयर में हैं या फिर MSc कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन चीजें हैं वो। क्या होता है बच्चों, डुअल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो इस तरीके से कोस और साइन में सॉल्यूशन देता है वो, पता चल गया होगा बहुत सारे बच्चों को कहाँ देता है। चलो सॉल्यूशन ये दे दिया। तो अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ थीटा आ रहा है, थीटा क्या है बच्चों, थीटा है कि एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी कि एक तरीके से क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बात आ गई है सिंपल। अब बच्चों इसको सोल्व करना कितना हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए बच्चों एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने, जिसका नाम है आयलर, उन्होंने क्या बताया है कि हमको साइन थीटा प्लस के आई साइन थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई नॉट ई टू द पावर आई थीटा। समझ रहे हैं, क्या ये नहीं लिखा है, बात समझ में आ गई कैसा सॉल्यूशन आया बच्चों ये, यानी कि ये आया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू ये है। थीटा की वैल्यू ये क्यों है, क्योंकि एक तरीके का फेज है वेव का, ये तो बताएगा किस तरीके से वेव चल रही है, चाहे ई में चल रही हो चाहे बी में चल रही हो। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या, फेज किसका, हर एक वेव का। तो यहाँ पर ये रख दिया हमने, ये रख दिया। अब आयलर ने हमने बता रखा है कि अगर इसको सोल्व करना है तो ये लिख सकते हैं, इसकी अलग से एक वीडियो बना देंगे हम कि ये कैसा आया। समझ गए बच्चों, ये यहाँ पर आ गया है e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा, थीटा की वैल्यू के x माइनस ओमेगा टी रख दी। बताओ कितना सिंपल हो गया ये, आ गई बात समझ में कहीं हद तक बात, ठीक है बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम टू सेम इक्वेशन लिख देंगे हम,
भाई मैग्नेटिक फील्ड में भी तो सेम होगी ना। मैग्नेटिक फील्ड की क्या इक्वेशन सॉल्यूशन आ जाएगी, सेम टू सेम, B इज इक्वल टू बी नोट ए टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। चलो ये तो आ गई, लेकिन अब मेन बात पाते हैं, मेन मुद्दे पे। हमने सॉल्यूशन तो इनका इनका एक एक का लिख लिया भाई, इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन लिखा क्यों, करना क्या चाह रहे हैं, देखना तो वो पड़ेगा ना, हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर बच्चों। एक और चीज बाद में आपको बताऊं, ये 3D है भाई, ऑब्वियसली ये 3D इक्वेशन है, डेल क्योंकि 3D होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है x, तो इसको कहीं में बनाना पड़ेगा हमें 3D में। क्या हमारे पास बच्चों r नहीं होता है, एक पोजीशन वेक्टर क्या होता है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। तो क्या मैं इसको x प्लस आई प्लस वाई प्लस जे प्लस जेड प्लस के में ना लिख के इसको r लिख लूं? एग्रीड, बात सही है बच्चों, पोजीशन वेक्टर में लिख लो, क्या ये 3D में नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा बच्चों ये 3D में, क्योंकि 3D में ही तो लाना है, 3 डायमेंशन में ही तो लाना है। डेल काय में है 3 डायमेंशन में, तो काय में आ गया 3 डायमेंशन में आ गया। बात समझ में आ गई है? चलो आ गई होगी। चलिए बच्चों, अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है, हमारा पर्पज ये है कि हमें ये दिखाना है कि E और B आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या दिखाना है, E और B परपेंडिकुलर होते हैं, और क्या दिखाना है, E और K परपेंडिकुलर होते हैं, और B और K भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ये चीजें दिखानी है, और तीसरा काम क्या करना है, ये दिखानी है। क्यों दिखाना है बच्चों ये, क्योंकि बच्चों EM वेव जो हमारी चलती है वो इस तरीका से चलती है। एक बात ध्यान रख लो, यहाँ पर देखो बच्चों, इस तरीके से चलती है EM वेव। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और मैं इसको मान रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का, एक मिनट इससे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ये से हम इसे मानते हैं हम, ये ऐसे चल रही है वेव। ठीक है बच्चों, चलो भाई ऐसे चल गई आगे आगे वेव। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है किसी एक डायरेक्शन में, समझो कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन कौन सी मान लें, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में चलता है, मैग्नेटिक फील्ड चलेगा इस डायरेक्शन में, समझ लो ये डायरेक्शन कोई सी है हमारी, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। भाई एक वाई होगी, एक एक्स होगी, एक जेड होगी, ऐसी तो डायरेक्शन बनाएंगे हम। चलो भाई, ये चल रहा है इधर की तरफ, ये क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और वेव कौन सी डायरेक्शन में भाग रही है बच्चों, देखो सिंपल, वेव कौन सी डायरेक्शन में भाग रही है, आपको चमक रहा होगा, वेव भाग रही है इस डायरेक्शन में चल रही है। डायरेक्शन कौन सी है, के, क्योंकि डायरेक्शन के क्या बताता है बच्चों, वेव प्रोपोगेशन, वेव का प्रोपोगेशन ही तो बताता है कौन, के। तो सिंपल है बच्चों, ये डायग्राम से समझ गए आप। E इधर चल रहा है, B इधर चल रहा है, K इधर चल रहा है, क्या तीनों परपेंडिकुलर नहीं है भाई, ये x डायरेक्शन है ये वाली, ये y है, ये z है, एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। यही हमें प्रूफ करना है, ऐसी चलती है हम वेवर, ये प्रूफ करना। देखो कैसे करेंगे। अब हमारे पास बच्चों मैक्सवेल इक्वेशन है, कौन कौन सी फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। चलो लिखो फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन क्या है बच्चों, पहली डेल डॉट E इज इक्वल टू 0, भाई 0 हो जाएगा ना फ्री स्पेस में वो। सेकंड क्या है, डेल डॉट B इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या है, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dt। और फोर्थ क्या है बच्चों, डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नोट जे 0 हो जाएगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट dE बाई dt। कुछ समझ में आया बच्चे, फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन लिख ली। क्यों लिख रहा हूँ मैं मैक्सवेल इक्वेशन, ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन को तो यूज करके सब कुछ करेंगे। अब देखो बच्चों, हमें प्रूफ करना है सबसे पहले ये चीज, E परपेंडिकुलर टू K। अब कोई चीज परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करते हैं बच्चों, देखो ये बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ मैं लेकर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, थोड़ी लंबी हो रही है जो वीडियो है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ देखो बच्चों, परपेंडिकुलर क्या होता है, अब कोई अगर वेक्टर A है और कोई वेक्टर उसकी मल्टीप्लाई हो रही है B से, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, कैसा खोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को, A का एम्पलीट्यूड B का एम्पलीट्यूड इनटू cos थीटा, ऐसे तो खोलते हैं। चलो अब मैं मान रहा हूं कि इनके बीच का एंगल थीटा कितना है 90,
भाई एक वेक्टर अगर ऐसा है ए और दूसरा वेक्टर ऐसा है बी, तभी तो ये परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए इनमें, जैसा ये आ रहा है वाई और जेड में और एक्स में। थीटा कितना 90, 90 रख दो यहाँ पर। ए डॉट बी क्या आ गया 0, तो इसका मतलब क्या हुआ ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। सिंपल है ये बात, ये बात बिल्कुल समझ गए बच्चों। यानी कि अगर हम थीटा को 90 डिग्री रख दें यहाँ पर, 90 डिग्री रख दें थीटा, तो यानी कि हमारा 90 डिग्री जो होता है ए डॉट बी 0 दे देगा। यानी कि हमारा पर्पज क्या है, ए डॉट बी 0 आने का मतलब है कि हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है मैक्सवेल इक्वेशन जिसमें दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहे हो, वही हमें इस पोजीशन तक पहुंचा सकता है। तो अब गौर से देखो कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन यूज करोगे। क्या हम इसे प्रूफ करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, तो यानी कि 0 आना चाहिए उसके बीच में। तो क्या पहली इक्वेशन नहीं बता रही है काम, क्या दूसरी नहीं बता रही, बिल्कुल बता रही है। तो यही तो यूज करनी है। पर्पस समझ में आ गया बच्चों। तो क्या यूज करनी है इक्वेशन मैक्सवेल। भाई हमें पता चल गया यूज करनी है हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। लेकिन एक बात बताओ सिंपल सी, क्या तुम्हें डेल की वैल्यू पता है यहाँ। भाई दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है, कौन कौन से को, पहले तो ई और के आपस में परपेंडिकुलर है और फिर बी और के भी आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन मुझे इस इक्वेशन में पहली में तो ई मिल रहा है और दूसरी में बी मिल रहा है, लेकिन डेल तो है ही नहीं। यहाँ पर डेल की जगह के आना चाहिए था। क्या ऐसे ही रख दें डेल इज इक्वल टू के, रख नहीं सकते हम। बात समझ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, डेल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। भाई देखते हैं डेल की वैल्यू क्या होगी। देखो क्या हो सकती है डेल की वैल्यू। डेल होता क्या है, डेल होता है डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के। क्या बच्चों में इसे ही नहीं लिख सकता डेल बाई डेल आर। क्यों, एक्स प्लस आई प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या होता है आर, पोजीशन वेक्टर। क्या इसे हम आर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब देखो एक काम, इक्वेशन इसे 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर ए मान लो ऐसा, क्योंकि 1 मैक्सवेल इक्वेशन है वो ए में ऐसा। क्या होगा देखो, अगर मैं इसका डेल बाई डेल आर ले दूं एक बार, तो देखते हैं क्या होगा। डेल बाई डेल आर ले दो इसका, कौन सी इक्वेशन ए का, तो क्या हुआ ई इज इक्वल टू ई नोट, इसका डेल बाई डेल आर लूंगा मैं एक बार, तो क्या होगा एज इट इज रहेगा और दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या होगा ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, और बाहर आ जाएगा बच्चों आई के। भाई आर के रेस्पेक्ट में हो रहा तो आई के आ गया। अब बच्चों ये क्या बन गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ई नहीं है। देखो ये सारा का सारा ई नहीं है, तो इसे क्या लिख दूंगा भाई, ई यहाँ चल रहा है बाहर, इसे भी ई लिख दिया, और ये क्या आ गया इनटू आई के। ई से ई काट दो तो बच्चों डेल बाई डेल आर क्या बन गया आई के, और यही तो वैल्यू डेल की है। तो डेल की वैल्यू क्या आ गई आई के। बच्चों समझ में आई है डेल की वैल्यू कैसा है, यही तो ट्रिक है हमारी। डेल की वैल्यू क्या आ गई हमारी आई के। क्या अब मैं डेल की वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, क्यों, क्या हम परपेंडिकुलर प्रूफ नहीं कर देंगे कि हाँ भाई ये परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल हैं। तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन 1, मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1 रख दो। इक्वेशन 1 में डेल की वैल्यू क्या आई, आई के डॉट ई इज इक्वल टू 0, और भाई आयोटा को 0 में फेंक दो, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। और अगर दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट उनका 0 हो, तो हमने प्रूफ कर लिया, तो वे परपेंडिकुलर होते हैं, उनमें 90 डिग्री का एंगल ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा खोलोगे तो कोस थीटा में खुलेगा, और कोस थीटा में जब खुलेगा ये, तो 0 एंगल तभी होगा, 0 तभी आएगा इसकी वैल्यू जब कोस थीटा 90 हो, 90 कोस 90 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, के परपेंडिकुलर टू ई। बच्चों सिंपल चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रही है, बातें आ रही होगी बहुत आराम से, सिंपल। अब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर आ रहा है बी, यहाँ डेल की वैल्यू फिर से रख दो, आई इंटू के डॉट बी रख दिया इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बच्चों, और क्या लिख सकता हूँ मैं, के डॉट बी इज इक्वल टू 0 इस बार। तो क्या प्रूफ नहीं हो गया बच्चों कि के परपेंडिकुलर बी है, ये भी प्रूफ हो गया कि दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है भाई, ये भी तो प्रूफ कर लिया हमने।
आगे बात समझ, बिल्कुल आगे बात समझ। अब तीसरा प्रूफ करना है। तीसरा क्या प्रूफ करना है कि भाई के तो ई के परपेंडिकुलर है और के बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ई और बी भी आपस में परपेंडिकुलर है। चलो इसको देखते हैं कैसा प्रूफ करेंगे। देखो एक चीज देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं मैं इस चीज को। अगर कोई तीन वेक्टर हैं, ये आई है, ये जे है और ये के है, तो बच्चों हमने ये चीज नहीं पढ़ रखी क्या? बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है। पढ़ रखी है कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टरों का तीसरा वेक्टर देता है। और क्या आई परपेंडिकुलर टू जे और परपेंडिकुलर टू के नहीं है तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, है बिल्कुल है। बस यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। कौन सी इक्वेशन से? यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड। देखो कैसे, यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। और हमें पता है डेल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू बी। अब एक दिक्कत आई बच्चों, बस देखो, एक वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर दूसरे वेक्टर से तीसरा वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों परपेंडिकुलर है। यहाँ से भी पता चल रहा है वैसे परपेंडिकुलर है, लेकिन अभी तक डेल बाई डेल टी रखा है, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें। तो डेल बाई डेल टी की वैल्यू फाइंड कर लो। किससे फाइंड करेंगे भाई? सोल्यूशन तो हमें पता ही है, किससे फाइंड करेंगे? ऐसा इक्वेशन कुछ मान लो, इसे सी मान लो। क्या है बच्चों हमारे पास इक्वेशन? ये भाई ये सोल्यूशन ये नहीं है, ई इज इक्वल टू ई नोट e टू द पावर आई के एक्स के आर ओमेगा टी है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार टी के रेस्पेक्ट में। डी बाई डी टी इंटू ई इज इक्वल टू ई नोट ए टू दी पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? माइनस आई ओमेगा आ जाएगा। देखो इस बार ये नहीं आ गया माइनस आई ओमेगा, ये फिर से ई बन गया, ई से ई खत्म होगा। डी बाई डी टी क्या आ गया? माइनस के आई ओमेगा। बच्चों ये अल्टरनेट मेथड करा रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर प्रूफ करने का, ये रियल मेथड में से एक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ई से ई कट रहा है। ई से ई कटना नहीं चाहिए वैसे हम बस केवल डिपेंडेंसी देख रहे हैं केवल, इस बात को ध्यान रखना है ना बच्चों। अल्टरनेट मेथड है ये, रियल मेथड दूसरा है जो बहुत ही लेंदी है, इसलिए ये बेहतरीन है, इसको समझ लो बस। तो बच्चों क्या रख दूं मैं? डेल बाई डेल टी की वैल्यू रख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में। तो बच्चों क्या आ गया देखो, आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू मुझे मिला डी बाई डी टी क्या है? आई की आई ओमेगा, आई प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये आ गया आई ओमेगा इंटू बी। आई से आई भी काट दो या फिर ऐसे रख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कराएं तो तीसरा मिलता है। जैसे आई और जे प्रोडक्ट करा के क्रॉस प्रोडक्ट करके के मिल रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ई और बी भी आपस में परपेंडिकुलर है और वो परपेंडिकुलर के तो है ही। तो यानी कि हमें तीनों चीज पता चल गई, ई बी और के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इसका नेचर ट्रांसवर्स नेचर है। बच्चों बस पता चली, कॉन्सेप्चुअल आपने सीखा, कुछ रट्टा तो नहीं। यहाँ पर कुछ रट्टा हो तो बच्चों इसे पॉज करो वीडियो को और पीछे जाओ और फिर से ये 1 बाय 1 देखो। इसे एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक बार पढ़ लो, किसी चीज को ठीक से पढ़ लो, बस रट्टाफिकेशन खत्म कर लो और फिर एंजॉय करो। तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना छोटा सा एक रिलेशन, किसमें? ई और एच में। ई क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। एच क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने एक इक्वेशन बनाई है, उसको यूज करके हम इसका रिलेशन देखेंगे। इक्वेशन क्या बनाई थी हमने बच्चों? लास्ट जो हमने ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ किया था, लास्ट इक्वेशन हमारी ये आई थी, के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा बी। अगर आपको याद हो बच्चों, है ना, इधर आयोटा था, आयोटा से आयोटा कट गया था, है ना, अभी अभी तो किया बच्चे, ये आई थी हमारी। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने रिलेशन देखना है। ये बच्चों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल उठ का आता है डायरेक्ट। देखो बच्चों क्या होता है, B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट H होता है। वैसे तो प्लस M भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर M को नेगलेक्ट करके चलते हैं। क्यों करके चलते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मैग्नेटिक मटेरियल की बात नहीं, तो मैग्नेटाइजेशन की बात नहीं होती यहाँ पर। ठीक है बच्चों,
एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बच्चों, जो बाहर से एक्सटर्नल लगाते हैं वो वाला। बी क्या होता है, टोटल होता है, सम ऑफ एच प्लस एम, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी हुई इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बोथ, तो इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। बहुत सारे लोगों को इसका अंतर ही नहीं पता होता, बी और एच में फेल करते रहते हैं वो, लेकिन अंतर ही नहीं पता। यहाँ पर रख दो वैल्यूज, तो क्या हुआ बच्चों, वैल्यू आई हमारी ओमेगा, बी की वैल्यू आई म्यू नॉट एच। चलिए अब बच्चों इसको हम खोल के लिख सकते हैं, कैसे, के ई एस के एम्पलीट्यूड में, सॉरी मैग्नीट्यूड में, इनटू साइन थीटा। भाई क्रॉस प्रोडक्ट खुलेगा तो साइन थीटा देगा, इज इक्वल टू ओमेगा। क्यों देगा वो भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आप शायद ना भूलें, अगर भूलें तो वीडियो देख लो पीछे करके। चलो बच्चों साइन थीटा हम मैक्सिमम ले रहे हैं, यानी कि थीटा को 90 डिग्री मान लिया, रोटेशन मैक्सिमम है 90 डिग्री पे, हम यहाँ पर 90 डिग्री लेकर 1 कर दे रहे हैं इसकी वैल्यू तो क्या हुआ बच्चों, और के को इधर भेज दे रहा हूँ यहाँ पर ही, साइन थीटा 1 ले लिया हमने, और इसको E इज इक्वल टू ओमेगा बाई के इधर लिख लिए हमने, के को इधर लिख लिया। क्यों लिख लिया बच्चों इधर, क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे के का। देखो क्या होगा, ओमेगा बाई के क्या बना यहाँ पर, ओमेगा बाई के क्या बनेगा, देखो वैल्यू रख दो, ओमेगा की क्या होती है 2 पाई नहीं होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या होता है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा, के क्या होता है प्रोपगेशन वेक्टर, 2 पाई से 2 पाई गया, यहाँ पर आया न्यू लैम्डा, और बच्चों न्यू लैम्डा किसके बराबर होता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ओमेगा बाई के की जगह c म्यू नोट h, और बच्चों c बराबर क्या था, हमने अभी भी प्रूफ किया है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, तो रख दो यहाँ पर E बराबर क्या आ गया, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट म्यू नोट एच। इसको कैसे लिख सकते हैं, ई बाई एच कर लो, इधर ले जाके ई बाई एच लिख लो, और इसको लिख सकता हूं मैं म्यू नोट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। लिख सकता हूं क्या, नहीं बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूं इस तरीके से मैं। अगर मैं बच्चों म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखूं यहाँ पर, म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई 10 टू द पावर -7, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है 8.85 10 टू द पावर -12, आपको याद होनी चाहिए ये सब चीजें। अगर मैं वैल्यू रखूं इन दोनों की, चलो रखते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 8 इंटू 8 5 इंटू 10 टू द पावर -12, और सोल्व करें आप तो करीबन करीबन आपको हमें रिजल्ट मिलता है 377, करीबन इतना हमें रिजल्ट मिलता है। चलो ये तो रिजल्ट मिल गया, लेकिन इसकी यूनिट क्या हो, जो भी क्वांटिटी हमारी आई है भाई इसकी यूनिट भी तो कुछ होनी चाहिए। चलो यूनिट देख लेते हैं हम, देखो बच्चों E डिवाइडेड बाई H की यूनिट देखनी है, ये क्या होगा देखते हैं। चलो E की यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यानी कि वोल्ट पर मीटर, और H क्या होता है बच्चों, एम्पियर पर मीटर, यानी कि एम्पियर पर मीटर। करंट पर यूनिट लेंथ ही तो आता है मैग्नेटिक फील्ड, और E क्या होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यहां से ये गया, ये क्या आया V बाई A, ये क्या आया वोल्टेज पर यूनिट एम्पियर, ये क्या होता है बच्चों रेजिस्टेंस, आर नहीं होता है, तो किसकी किसकी यूनिट आ गई, रेजिस्टेंस की, यानी कि E बाई एच क्या दे रहा है, E बाई एच एक तरीके से हमें दे रहा है ई वेव का इम्पीडेंस, यानी कि इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इस रेशियो को हम E बाई एच क्या इज इक्वल टू 377 ओम, यहाँ पर ओम, इसे बोलते हैं बच्चों इम्पीडेंस ऑफ ईएम वेव, इम्पीडेंस ऑफ ईएम वेव। समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीजें थी। चलो अब इक्वेशन नंबर इसे कुछ मान लो एक, क्यों मान लिया, क्योंकि इसका यूज करेंगे अभी हम, है ना, रिलेशन में। यहाँ पर एक और रिलेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे कुछ हमें आइडिया मिलेगा कि ई और एच कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर इस आइडिया मिलने वाला है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो, इक्वेशन है E इज इक्वल टू सी म्यू नॉट एच, और बच्चों म्यू नॉट एच को मैं क्या लिख सकता हूँ बी, यानी कि क्या आ गया सी बी। इसका मतलब क्या है बच्चों, ई सी से 3 इंटू 10 टू दावर 8 टाइम स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू दावर 8 इंटू बी। समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये, यानी कि ई कितना स्ट्रॉन्गर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू बी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक ये ईएम वेव में सारी एनर्जी कौन होल्ड करेगा, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी कौन होल्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी क्या करेगा, बी देगा रोटेशन उसे, किसको, ईएम वेव को। बात समझ में आ गई है, बिल्कुल आ गई होगी बात समझ। तो हमारा ये छोटा सा, चलो बच्चों अब क्या देखते हैं हम,
एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। हमने क्या किया था बच्चों, अभी हमने देखा है रिलेशन बिटवीन ईएनएच। उससे पहले हमने देखा है कि कैसे चलती है हमारी ईएम वेव इन फ्री स्पेस। अब क्या देखने वाले हैं, कैसे चलती है वेव इन मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम में खासकर। तो आपने देखा होगा बच्चे, एनालाइज किया होगा, रेडियो वेव से हमारी वेव क्या चलते हैं, फोन चलते हैं हमारे, है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम रेडियो वेव पर डिपेंड है। तो अब जब हम जाते हैं बच्चों और लिफ्ट में जाते हैं, तो लिफ्ट हमारी कंडक्टिंग मीडियम से बनी होती है। जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो बहुत बार सिग्नल हमारे बहुत कमजोर हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी इंटेंसिटी घट जाती है, एम्पलीट्यूड घट जाता है सिग्नल्स का। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव क्या होती है बच्चों, कंडक्टर में बहुत आसानी से प्रोपोगेट नहीं कर पाती, है ना। तो प्रोपोगेशन ज्यादा अच्छे से नहीं होगा, तो होगा क्या, एम्पलीट्यूड घट जाएगा और सिग्नल कम हो जाएगी, सिग्नल लॉस हो जाएगा हमारा। उसी फिनोमिना को आज हम मैथमेटिकली फिजिक्स की हेल्प से समझेंगे किस तरीके से हो रहा है ये काम, है ना। चलिए तो क्या करेंगे, सिंपल सा भाई, जनरल मैक्सवेल इक्वेशन यही तो हमारे पास है, यही तो बनाई है हमने। तो क्या यूज करेंगे, यूजिंग जनरल मैक्सवेल इक्वेशन। क्या होती है बच्चों पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारे पास डेल डॉट ई, जितनी बार लिखोगे इसको उतनी बार याद हो जाएगी। दूसरा होता है बेटा डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। थर्ड होता है बच्चों हमारा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस 3v बाई डी टी। और फोर्थ होता है बच्चों हमारा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू मी नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। चलिए ये हो गई हमारी जनरल वेव इक्वेशन। अब देखते हैं इन्हीं वेव इक्वेशन को, जनरल वेव इक्वेशन को हम कंडक्टिंग मीडियम में कैसे बदलें। एक बात सिंपल सा सोचो बच्चों, एक बात सिंपल है बच्चे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लिया तो उसके बाद आप खुद से डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करेंगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। क्या है बच्चों कंडक्टिंग मीडियम की कहानी। कंडक्टिंग मीडियम वे मीडियम होते हैं जिनका सारा चार्ज, फ्री चार्ज कहाँ पर लाई करे, सरफेस पे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, सरफेस पर लाई करेंगे इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो अगर बच्चों सरफेस पे सारे इलेक्ट्रॉन लाई करे तो क्या वॉल्यूम की कुछ बात आएगी, नहीं आने की, क्योंकि यहाँ तो सरफेस पे आ गए ना सारे इलेक्ट्रॉन, तो वॉल्यूम की बात क्यों करनी। तो हमारे रोल में जो पूरा डेरिवेशन होगा, क्या वॉल्यूम का कुछ खेल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि जहां वॉल्यूम आएगा उसको 0 मान के चलेंगे हम। सही बात है। वॉल्यूम आता कहां पर है, देखो देखते हैं, चलो। मैक्सवेल इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम। क्या होगा बच्चों फॉर कंडक्टिंग मीडियम, फॉर कंडक्टिंग मीडियम देखो रो क्या होता है बच्चों, रो होता है डी क्यू बाई डी वी। और v का तो कुछ रोल है ही नहीं हमारे काम में इस बार, क्योंकि v क्या वॉल्यूम, और वॉल्यूम पे चार्ज है ही नहीं। तो अगर वॉल्यूम का कुछ काम नहीं है तो फिर रो का क्या काम हुआ, कुछ भी नहीं। तो रो क्या हो गया, 0। बस यही कहानी है इसमें। जब रो 0 हो गया तो अब तुम कहोगे भाई चार्ज 0 हो गया, चार्ज डेंसिटी 0 होगी, तो करंट डेंसिटी भी 0 हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होने, क्यों नहीं होने की, देखो आई क्या होता है बच्चों, आई होता क्या है, सॉरी करंट डेंसिटी क्या होती है, जे। क्या होती है, डी आई बाई डी एस। क्या आता है इसमें, सरफेस। तो अगर सरफेस आ रहा है तो जे को 0 कर दोगे, नहीं, क्योंकि सारे चार्ज तो सरफेस भी है। तो खेल किसका आया, जे का खेल शुरू हुआ हमारा। तो क्या हो गई, देखो हमारी कंडीशन, जहां पर भी रो आ रहा है उसे 0 कर दो। और एक और होगा बच्चों, म्यू नोट बदल जाएगा म्यू में, और एप्सिलॉन नोट बदल जाएगा एप्सिलॉन में, क्योंकि नोट किसे बता रहा है, फिर स्पेस को। म्यू किसे बता रहा है, एप्सिलॉन किसे बता रहा है, किसी मीडियम को। ठीक है बच्चों, रख दो। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, इसमें कन्वर्ट हो गई। पहली डेल डॉट ई फिर से 0 आ गई। दूसरी डेल डॉट बी 0 होती है, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। थर्ड को भी कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी हमारा फैराडे लॉ है, कभी चेंज नहीं होने का। चलो भाई फोर्थ चेंज होगी, देखो फोर्थ चेंज क्या होगी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट चेंज होंगे यहाँ पर। जे ऐसा कैसे रहेगा, जो कि फ्री स्पेस में 0 हो गया था, होने गया था बच्चों ये टर्म 0, बस यही यहाँ पर बढ़ेगी और कुछ नहीं आने का बच्चों। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन अब चलने वाला है हमारा आगे। इतनी बात समझ में आ गई है, चलो बात समझ में आ गई। अब फिर से वही काम चलाते हैं, क्या जनरल वेव इक्वेशन लिखते हैं और इसकी वेव इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या होती है बच्चों जनरल वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन इन
3D लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। क्या होती है बच्चों जनरल इक्वेशन 3D में, जो कि हमने बना ली है, ई की फॉर्म में लिख लें क्योंकि ई की फॉर्म में ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। सिमिलरली वी की फॉर्म में लिख देंगे। क्या आया था बच्चों ये 1/v स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर। सिंपल है, मैंने बता दी थी अभी प्रीवियस, अभी अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया था, है ना, प्रीवियस वाले डेरिवेशन में, जो फ्री स्पेस वाले में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। दोबारा डिस्कस करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अगर समझ में ना आया हो पीछे करके इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देखो कि बताना क्या चाह रहा है इक्वेशन। चलो बच्चों, अब हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है तो क्या करें, मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड को यूज करो और कर ले दो। ये तो कर रहे हैं ना हर बार। नाउ टेक कर्ल ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन नंबर थर्ड। ले दो बच्चों कर्ल, क्या आएगा इसका कर्ल ले दो पूरी का, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी डेल क्रॉस बी। ये तो आएगा बच्चों। इसको खोल दो, एल्जेब्रिकली क्या था बच्चों, डेल डॉट ई देता है ये, माइनस डेल स्क्वायर ई देता है ये, इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी डेल क्रॉस बी। सिंपल बात है। अब बच्चों देखो, डेल डॉट ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखी है, डेल क्रॉस बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन 1 एंड 4। सिंपल लग रहा है बच्चों तुम्हें, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस थिंकिंग, हमने बस लॉजिक लेने हैं, लॉजिक ये है, बस बात खत्म। यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 ले दो, फटाफट ले दो। देखो बच्चों क्या हुआ भाई, ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई फर्स्ट वाली, क्योंकि जीरो ही आएगी, क्योंकि पहली इक्वेशन में जीरो ही रखा, डेल डॉट ई जीरो इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी डेल क्रॉस बी की वैल्यू म्यू नॉट म्यू जे बढ़ गई बस, और कुछ नहीं हुआ इसमें, म्यू जे का खेल आ गया यहाँ पर, म्यू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, अंदर एंट्री करा दो, माइनस से माइनस काट दो, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू डी जे बाई डी टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डी का स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर इंटू ई। देखो कुछ लोग जब इसको डेरिवेशन को करते हैं तो जे की वैल्यू पहले ही लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लिखनी पहले, क्योंकि रेक्टिफिकेशन होता है वो एक तरीके का, यहाँ पर हमने कुछ नहीं रटना। यहाँ पर देखो बच्चे हैं, ये म्यू है बच्चों, हाँ बच्चों जे क्या है हमारे, देखो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई सेकंड ऑर्डर, ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व ये कैसे होगी सोल्व, क्यों, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर ई है, यहाँ पर जे है, यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर भी अगर ई होता तो सोल्यूशन कुछ आता इसका, सही बात है कि नहीं, वेरिएबल तो सेम होनी चाहिए पूरी इक्वेशन के थ्रू आउट। यहाँ पर ई है, ये जे है, ये आ गया है, यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा हमें, ई बनाना पड़ेगा। तो हम ई कैसा बनाएं, ई ऐसा बनाएंगे, फोर कंडक्टर हमें पता है, कंडक्टर के लिए जे की वैल्यू होते हैं सिग्मा ई, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल होता है, जे की वैल्यू हमारा भी तो बन गई ई में, तो जे की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर रखता मैं, तो आप कहते हैं कि इसमें क्यों रख रहे हैं, ये ऐसे कर लो, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने होमोजेनियस बनानी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर लेंगे, जो आसानी पड़ेगी, हमें आसानी हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, म्यू सिग्मा डी ई बाई डी टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डी टी का स्क्वायर। आसानी हो गई बच्चों। अब देखो इक्वेशन हमारी थ्रू आउट ई में बन गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन वही कल वाला, तो उसमें बदलेगा क्या, फिर बदलेगा, बहुत सारी चीजें बदलेगी। देखो अभी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसे इक्वेशन कुछ भी नंबर दे दो, नंबर ए दे दो इसे, है ना, नंबर बी दे दो इसे, क्यों, नंबर ए से दे दो क्योंकि इससे तो कंपेयर कराएंगे, चलो कुछ भी दे दो, इसे बी दे दो। नाउ कंपेयरिंग नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बी ऑफ इक्वेशन नंबर बी, क्या आएगा सॉल्यूशन बच्चों, सिंपल सॉल्यूशन किस में आएगा भाई, जो हमने कल लिखा है, E इज इक्वल टू ई नोट ई टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। भाई यहाँ पर बदला क्या, बदलेगा एक चीज, देखो अभी हमारा यहाँ पर के बदल जाएगा, सारा का सारा के क्या है बच्चों, पहली बात तो ये बताओ क्यों बदलेगा के, भाई ये सॉल्यूशन तो सेम आ गया, लेकिन के की वैल्यू बदलेगी तभी तो सॉल्यूशन बदलेगा, और के ही क्यों बदलेगा, यहाँ देखो बच्चों, जब वेव फ्री स्पेस में जा रही है, हर चीज का कारण समझो, फ्री स्पेस में जा रही है, क्या उसको कोई भी ऐसी चीज है जो रोक रही है, कोई भी उसके कुछ भी चीज,
नहीं रोक रही उसे कुछ भी, क्योंकि फ्री स्पेस में तो कुछ है ही नहीं। तो उसकी रुकावट में आने वाला कोई ऐसी चीज है जो रोक सके उसे? कुछ भी नहीं है, नथिंग है वहां पर। ये बात समझ गए हम? बिल्कुल समझ गए। लेकिन जब हम कंडक्टिंग मीडियम में आ रहे हैं, तो कंडक्टिंग मीडियम में उसे रोकने वाला कौन है? सारे के सारे कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज बैठे हैं। एक तरीके से ऐसा समझो कि वेव आ रही है जंगल से निकल के, जंगल से निकल के आ रही है, किसी महल में घुसना चाह रही है वो वेव, ऐसा समझ लो, है ना। और महल के बाहर ही क्या रखे हैं? सारे पहरेदार बाहर ही हैं। क्या महल में घुसेगी वो ठीक से? नहीं घुसेगी, तो थोड़े बहुत घुसेगी, पीट पाट के घुसेगी अंदर, वो बहुत ज्यादा पिटाई होगी इसकी। समझ रहे हैं बात? सिंपल बात है। तो यानी कि यहाँ पर रोकने वाला कौन है उसे? कंडक्टर। फ्री स्पेस में रोकने वाला कौन था? कोई भी नहीं। तो बच्चों अगर रोकने वाला कोई है, तो यानी के क्या है फिर? के है प्रोपोगेशन, यानी कि के ही तो बता रहा कैसे चलेगी। भाई इसे मैथमेटिकली कैसे लिखें हम, ये बताओ, किस तरीके से हम इस कहानी को लिखें मैथ में? भाई यूज तो मैथमेटिक्स भाषा करनी है ना, क्योंकि साइंस तो मैथ की भाषा समझती है। हमारी तरह कोई है कि हम कुछ भी बक रहे हैं उसे समझ लेगी वो? नहीं, साइंस समझती है मैथ की भाषा। तो अब इस भाषा को, इस चीज को कैसे लिखें हम अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले में? तो एक काम करते हैं, दो पैरामीटर बना लेते हैं, के को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक हिस्सा वो जो वेव को चला रहा आगे, और एक हिस्सा वो जो वेव में रुकावट डालेगा। सही बात नहीं है भाई? दो हिस्से आएंगे ना यहाँ पर। वहां पर क्या था? फ्री स्पेस में एक ही चीज चल रही है, यहाँ पर दो चीज आई, एक तो रुकावट डालने वाला पैरामीटर, एक इसको चलाने वाला पैरामीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर के दो हिस्सों में टूट जाता है। वेयर यहाँ पर लिखते हैं, वेयर यहाँ पर आती है बच्चों के की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं इसे? अल्फा प्लस आई बीटा। अब यहाँ पर अल्फा क्या है और बीटा क्या है इसको देख लो। अल्फा होता है बच्चों हमारा, अल्फा अल्फा होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, अभी बताऊंगा क्या होती है चीजें। और बीटा होता है बच्चों एटीन्यूएशन कांस्टेंट। क्या होता है बेटा बच्चों? बीटा एटीन्यूएशन कांस्टेंट। देखो अभी क्या हुआ, प्रोपोगेशन और एटीन्यूएशन क्या क्या आ गए भाई? नाम से ही बिल्कुल डिफाइन हो रहा है, बिल्कुल नाम से है। अल्फा क्या बताना चाह रहा है? अल्फा एज इट इज ऐसा काम कर रहा है जैसे के फ्री स्पेस में, प्रोपोगेशन यानी कि आगे चलाने का काम। और बीटा क्या बता रहा है? एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन मतलब वेव का अटकना, ऐसा समझ लो, यानी कि वेव का रुकना, यानी कि वेव के रुकने को कौन सा पैरामीटर डिफाइन करना है, कर रहा है? बीटा। सिंपल बात है। तो इक्वेशन हम इसमें रख देंगे, इसे इक्वेशन सी समझ लो। तो के की द वैल्यू ऑफ के पुट इन इक्वेशन सी, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा पुट इन इक्वेशन सी। रख दो बच्चों, क्या आया देखते हैं। E इज इक्वल टू ई नोट ई टू द पावर आई, बाहर है बच्चों, ये वैल्यू क्या आई के की? अल्फा प्लस आई बीटा इंटू आर माइनस ओमेगा टी। सिंपल है बच्चों। चलो अब क्या करें, आई की और आर की अंदर मल्टीप्लाई करा दो सारे में, देखते हैं क्या आएगा। E इज इक्वल टू ई नोट ई टू दी पावर, आई की मल्टीप्लाई कराओ और आर की भी, आई अल्फा इंटू आर आया पहला, बिल्कुल आया ये देखो, इसकी मल्टीप्लाई भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी होगी, इनटू अलग अलग लिख लो ई की पावर में, इनटू ई की पावर। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब होगी आई की, तो बच्चों आई का स्क्वायर क्या देगा? -1 देगा, तो बीटा इंटू आर आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है सही चल रहे हैं। इनटू अब बच्चों इसकी आई की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, इनटू ई की पावर माइनस के आई ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आ गई है? आ गई होगी बात समझ। अब क्या कर लें बच्चों हम, आयोटा जिस टर्म में है उसको और विदाउट आयोटा वाले टर्म को एक साथ लिख लो। सही है बच्चों? देखो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि आई का स्क्वायर माइनस दिया है। आयोटा वाले टर्म एक साथ लिख लो और विदाउट आयोटा वाली एक साथ लिख लो। देखो क्या बना हमारा, हमारी इक्वेशन बनी है E इज इक्वल टू ई नोट, विदाउट आयोटा वाली बताओ, ई की पावर माइनस के बीटा डॉट आर है, विदाउट आयोटा है, ठीक है, इनटू ई टू दी पावर, देखो आयोटा वाली एक साथ लिखी, ये वाली और ये वाली, क्या आयोटा बाहर नहीं आ रहा? बिल्कुल बाहर आ रहा है, बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा? अल्फा डॉट आर माइनस के ओमेगा टी। आ गया बच्चों बात यहाँ?
बात समझो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है, बस यही है कहानी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या हुआ है यहाँ पर देखो, अल्फा और बीटा की वैल्यू अभी लिखेंगे, लेकिन यहाँ समझ लो क्या हुआ है। यहाँ पर बच्चों ये वाला जो पैरामीटर है, ये वाला और जो ये वाला पैरामीटर है, क्या बच्चों ये बिल्कुल सेम नहीं है? एज इट इज देखो, क्या यहाँ पर अल्फा की जगह अगर मैं के लिख दूं तो क्या ये बिल्कुल फ्री स्पेस वाली इक्वेशन नहीं बना रहा? यानी कि ये नहीं बता रहा कि वेव कैसे चलेगी आगे, यानी कि प्रोपोगेशन, अल्फा प्रोपोगेशन ही तो बता रहा है। देखो प्रोपोगेशन ही बता रहा है, अगर अल्फा की जगह के लिख दूं बिल्कुल इक्वेशन ये बन रही, देखो, जो कि फ्री स्पेस में थी। सही बात है, लेकिन एटीनेशन कौन बता रहा है, रुकावट कौन बता रहा है? ये वाला पैरामीटर, और जिससे डिफाइन भी हो रहा है। देखो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और वो भी बीटा ई की पावर माइनस की बीटा। माइनस साइन क्या बता रहा है? कोई चीज, किसी चीज का घटना, और वो भी ई टू दी पावर में, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल घटना। इसलिए तो बच्चों बहुत ही ज्यादा, बहुत जल्दी हमारे सिग्नल एकदम डिक्रीज हो जाते हैं जब हम कहाँ जाते हैं, किसी लिफ्ट में या फिर ऐसी चीज के सराउंडिंग में, बीच में, जिसके सराउंडिंग में हमारे कंडक्टिंग मीडियम से हम घिरे हुए हों। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या बताएगा, ये एटीनेशन, ये क्या बताएगा, प्रोपोगेशन। तो ये वाला पैरामीटर क्या बता रहा भाई, सिंपल सा, एटीनेशन, एटीनेशन, और ये क्या बता रहा है, प्रोपोगेशन। सही बात है बच्चों, इतनी बात समझ गए हम बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल बेसिक था। अब आगे बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, जिसका नाम है स्किन डेप्थ। अब ये क्या होता है भाई स्किन डेप्थ? यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट निकल का स्किन डेप्थ का। ये समझो क्या होता है स्किन डेप्थ। हम सिंपल से, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ये ऐसा नहीं होता कि पेपर में ना आए, है ना। 2 नंबर में आ जाएगा, किसी न्यूमेरिकल के साथ अटैच होकर आ जाएगा, किसी डेरिवेशन के साथ अटैच होकर आ जाएगा, कैसे भी आ जाए लेकिन आता है। स्किन डेप्थ का नाम आया बच्चों हमारी स्किन से ही, समझो हमारी हाथ की स्किन है ना। अब हम भी तो कंडक्टर है, हमें भी तो करंट लगता है ना, तो इस तरीके से लिया गया क्योंकि हम भी तो कंडक्टर है। तो वेव आ रही है, प्रोपोगेट हो रही है। अब पता चला हमारे कंडक्टर, हम कंडक्टर है तो सारे चार्ज हमारे भी स्किन पर लाई करेंगे बाहर, है ना। तो चार्ज वेव को अंदर जाने से रोकेंगे, है ना, क्योंकि भाई चार्ज ही तो रोक रहे हैं, वेव से इंटरेक्शन कौन कर रहे हैं, चार्जेस, जो कि सारे के सारे बाहर रखे हैं। तो अंदर जाने से रोकेंगे तो लड़ाई होगी किसकी, चार्ज की और वेव की। जब चार्ज की और वेव की लड़ाई होगी तो ऑब्वियसली वेव का एम्पलीट्यूड बहुत हद तक घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो हम उस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जहां पर वेव का एम्पलीट्यूड इनिशियल वैल्यू का 1/e हो जाता है, उसे बोलते हैं स्किन डेप्थ। बात समझ में आई कुछ कुछ? चलो इसको हम लिखते हैं बोर्ड पर जब समझ में आएगी। तो यहाँ पर एक वैल्यू भी लिख दूं मैं स्किन डेप्थ से पहले, अल्फा और बीटा की वैल्यू। बच्चों यहाँ फॉर कंडक्टर अल्फा और बीटा की वैल्यू करीबन करीबन सेम होती है। क्या होती है वो, न्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। ये क्यों लिख रहा हूँ बच्चों मैं, देखो इसका पूरा डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन पे नहीं जाना क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल सीधा उठ के आता है बच्चों। ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखेगा, अल्फा और बीटा हमें फाइंड करा लेगा। अल्फा बीटा दे रखेगा, म्यू रो सॉरी सिग्मा ओमेगा की वैल्यू में से कोई सी फाइंड करा लेगा। ठीक है बच्चा, अल्फा बीटा सेम होता है फॉर कंडक्टर के लिए, है ना। तो ये सिंपलीफाई फॉर्म है। अगर हम दूसरी फॉर्म पर जाएंगे तो माइनस और प्लस साइन का केवल अंतर होता है, लेकिन इसे ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो भाई आगे बच्चों, क्या है स्किन डेप्थ? स्किन डेप्थ वो वाली वैल्यू है हमारी जिस डेप्थ तक हमारा एम्पलीट्यूड इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम हो जाए। बात खत्म, यही हमें लिखना है। इनिशियल वैल्यू क्या है, ई नोट का कितना टाइम हो जाए, 1/e टाइम। क्यों लिया 1/e टाइम? 1/e टाइम मैथमेटिकल सिंबल ऐसा है बच्चों जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। e क्या होता है बच्चों, e की वैल्यू होती है करीबन करीबन 2.76, यानी कि करीबन करीबन 3। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड अगर 1 था तो उस डिस्टेंस पे हम देखना चाह रहे हैं क्या डिस्टेंस होगी जब हमारा एम्पलीट्यूड 1/3 टाइम रह जाएगा, क्योंकि घटेगा ना वो, क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर वेव जाने की कोशिश कर रही है और उसके बाहर सारे के सारे क्या रखे हैं, चार्जेस रखे हैं जो उसको रोक रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ऐसी डिस्टेंस जहां पर उसका एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाता है टाइम्स, इसलिए ई लिया गया है जिससे हमारा 3 का पैरामीटर आ जाए। अब आप कहीं फॉर्मेट 4 देख लेते, 1/4 देख लेते, 1/2 देख लेते, क्यों नहीं देखा वो? इसलिए नहीं देखा बच्चों क्योंकि मैथ में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है और जो 3 के करीबन की वैल्यू दे।
होता है पाई, पाई होता है 3.14, वो ले सकते थे, लेकिन उससे हमारी सारी इक्वेशन गड़बड़ा जाती। कैसे देखो, इसलिए डेफिनेशन पता चल गई, जहां पर हमारा एम्पलीट्यूड घट कर इनिशियल वैल्यू जो थी ई नॉट उसका 1/e टाइम हो जाए। चलो अब देखते हैं आगे क्या है हमारा कंडीशन इसकी। चलो भाई, अब हमारे पास एक इक्वेशन बनी है बच्चों, क्या हमारी इक्वेशन अभी अभी जो आई थी, हमारी इक्वेशन आई थी प्रोपोगेशन की, वो ये आई थी E इज इक्वल टू ई नोट ई टू द पावर माइनस के बीटा डॉट आर इंटू ए टू द पावर आई अल्फा डॉट आर माइनस के ओमेगा टी। आई थी क्या? नहीं आई थी। क्या बच्चों ये वाला जो पैरामीटर है हमारा, यही वेव को रोक रहा है, यही हमारा एटीन्यूएशन बता रहा है। तो अगर यही रुकावट डालना है तो रुकावट ही तो देखनी है, मैं यही तो देखना है कहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हो जा रहा है घट के। तो मतलब क्या है, इसको ही लेके चलेंगे हम, ई नोट ई टू दी पावर माइनस के बीटा डॉट आर इज इक्वल टू, क्या कह रहे हैं हम, जहां पर वो इनिशियल वैल्यू का 1/e टीम हो जाए, यानी कि ई नोट बाई ई हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ और बातें समझ में आ जाएगी आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इधर अगर वेव फ्री स्पेस है, समझ लो ये मीडियम है फ्री स्पेस, इधर मैं फ्री स्पेस लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कंडक्टिंग मीडियम। यहाँ पर कहाँ जा रही है वेव? कंडक्टिंग मीडियम में। हो क्या रहा है, देखो क्या हो रहा है, वेव बिल्कुल सेम चलेगी कहाँ पर? फ्री स्पेस में। भाई ऐसी तो चलेगी फ्री स्पेस में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ये कंडक्टिंग मीडियम में जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा घटना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? किसकी वजह से? क्योंकि चार्जेस रखे हुए हैं बाउंड्री पे। समझ लो ये चार्जेस रखे हुए हैं बाउंड्री पे, ये है ना, ये क्या करेंगे, ये इसको रोकेंगे। किसको रोकेंगे? ईएम वेव को आगे जाने से। सैनिक है बच्चों दरवाजे पे जो रखे हुए, हमने मान लिया यहाँ पर एम्पलीट्यूड ई नोट था इस पॉइंट पे, अब वो घट के एक्सपोनेंशियली, देखो बच्चों एकदम एक्सपोनेंशियली घट रहा है इस तरीके से। समझ लो इस पॉइंट पर पहुंच गए, यहाँ पर ई बाई ई नोट हो गया है। तो ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये किसके बराबर होगी डिस्टेंस? मैंने मान लिया ये डिस्टेंस डेल्टा है, कोई दिक्कत है? इसको स्किन डेप्थ बोलते हैं हम डेल्टा को। तो यहाँ पर आर की जगह क्या लिख लूंगा मैं? आर की जगह एक डिस्टेंस लिखूंगा डेल्टा, क्योंकि आर ही तो डिस्टेंस बता रहा है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, ई नोट ई टू द पावर माइनस के बीटा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू, ई नोट हटा दो क्योंकि ई नोट से ई नोट हट गया, भाई ये दोनों चीजें दोनों इक्वल है, हट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, ई टू द पावर -1, क्योंकि ऊपर ले जाओ -1 आ जाएगी, आ जाएगी। ये तो होगा बच्चों, ये होगा। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग क्या होगा कंपेयर करने से, देखो बीटा डॉट डेल्टा इज इक्वल टू 1 आ गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो डेल्टा कितना आ गया 1 अपॉन बीटा, वेयर डेल्टा क्या है, स्किन डेप्थ। कुछ बात पता चली बच्चों यहाँ से? क्या आया, 1 अपॉन बीटा के बराबर आ रहा है क्या डेल्टा हमारा, और आना भी तो चाहिए था। मतलब बीटा क्या है, एटीनेशन। एटीनेशन मतलब ऐसा पैरामीटर जो कि वेव को रोकता हो, यानी कि अगर हमारा बीटा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेल्टा घटेगा ना, यानी कि जितना ज्यादा रुकावट आएगी वेव में उतनी ज्यादा कम वेव अंदर जाएगी ना। तो यानी कि अंदर ज्यादा कम जाएगी वेव, जिसका मतलब पहले ही रुक जाएगी, पहले रुकने का मतलब डेल्टा घट जाएगा, वही तो होना चाहिए था ये। और बीटा की वैल्यू क्या लिखी है हमने बच्चों, बीटा क्या होता है, बीटा होता है ये म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। तो बच्चों डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा उल्टा इसका 2 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा। ये क्वेश्चन हमारा ये वाला रिलेशन काम में आएगा हमारा, कौन से न्यूमेरिकल के काम में। स्किन डेप्थ समझ गए बच्चों, सिंपल है। स्किन डेप्थ क्या होती है, स्किन डेप्थ डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, कहां से आई है, इस एक्सप्रेशन से आई है। क्या होती है, जब एम्पलीट्यूड हमारा 1/e टाइम हो जाए। ई क्यों लिया है, करीबन 3 फैक्टर, 3 का फैक्टर दे रहा है, 3 का फैक्टर पाई भी देता है। लेकिन बच्चों एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर पाई रख दूं, क्या पाई को ऊपर ले जाकर मैं कंपेयर करा पाऊंगा ई से ई की? नहीं ना, इसलिए ई लिया है। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम डेप्थ से समझ लिया चीजें। चलो अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, अपनी एक बहुत बेहतरीन अपना डेरिवेशन करते हैं जो कि आएगा ही आएगा। हाँ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अपना, पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, और हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पॉइंटिंग थ्योरम तो आनी ही आनी है। सबसे पहले बच्चों जान लो पॉइंटिंग थे कौन। भाई पॉइंटिंग एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, कौन थे ये?
बच्चों पता है कौन थे? मैक्सवेल के स्टूडेंट। जब मैक्सवेल चले गए बच्चों हमें छोड़कर 1879 में, जिस ईयर में आइंस्टीन का जन्म हुआ है, तो उसके बाद इनकी जिम्मेदारी उठाई इनके इनके ही रिसर्च स्कॉलर ने, इनके ही स्टूडेंट ने, जिसका नाम है पॉइंटिंग, और आगे प्रोसीड किया इनका काम। मैक्सवेल ने क्या बताया था? वेव, ईएम वेव के बारे में सारी जानकारी दी, कैसे चलती है, क्या है ये सब कुछ। पॉइंटिंग ने क्या काम करा? पॉइंटिंग ने बताया भाई कोई भी चीज है जब चलेगी किसी मीडियम में तो एनर्जी तो कैरी करेगी ना भाई, एनर्जी ही तो चल रही होगी किसी मीडियम में कहीं भी। तो एनर्जी किस तरीके से वेरी होती है किसी मीडियम में, एनर्जी का क्या काम है, पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस है पॉइंटिंग का काम। तो समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट काम है, किसने किया? मैक्सवेल के स्टूडेंट ने ही आकर। कब का काम है बच्चों? 1884 का। 1884 का ये काम है बच्चों, किसका? तुम्हारा पॉइंटिंग का। क्या काम है पढ़ते हैं चलो बच्चों, वन बाय वन करके बहुत आराम से। देखो बच्चों क्या है ये बताता है बच्चों एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या बता रहा है बच्चों? कोई भी किसी भी जगह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। भाई ये पर यूनिट एरिया ही क्यों है, पर यूनिट वॉल्यूम क्यों नहीं है? एक बात बताओ बच्चों, अगर हमारे रूम में जहां पर आप बैठे हैं उससे बाहर कोई एनर्जी अगर ट्रांसफर हो रही है और मैं देख रहा हूं उसका इन्फ्लुएंस बाहर है ना, तो बच्चों क्या वो एनर्जी एक दरवाजे से या फिर एक दीवार से या फिर एक पोर्शन से ही तो बाहर जा रही होगी? बिल्कुल जा रही नहीं होगी। तो इसका इन्फ्लुएंस कहां से आएगा? पर यूनिट एरिया। उस दीवार का कुछ एरिया ही तो होगा, उस पोर्शन का एरिया ही तो होगा कंपेयर टू पूरे के पूरे घर के। बात समझ रहे हैं? यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होगी तो एक स्टैंड पॉइंट पे देखेंगे तो उसका क्या देखेंगे? एरिया ही देखेंगे, वॉल्यूम कैसा आ जाएगा उसमें। तो बच्चों क्या है इसकी डेफिनेशन के अनुसार? एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब बताओ बच्चों एनर्जी कौन कौन सी चीजें कैरी करेगी? भाई ईएम वेव है, दो चीजें तो एनर्जी करती है। इसका सिंबल क्या है बच्चों? पॉइंटिंग वेक्टर का एस। क्या दे दिया इन्होंने? सिंबल एस दे दिया। अब ये कैसा आया एस देखो भाई, कोई भी ईएम वेव हो उसमें दो चीजें होती हैं, ई और एच। यही तो पढ़ा हमने, ई और एच दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। अब बच्चों एनर्जी कौन कौन सी चीजें कैरी करेंगी? दोनों चीजें कैरी करेंगी। अब इनकी या तो इनको मल्टीप्लाई करनी है हमें इनकी, या तो डॉट प्रोडक्ट ले दो या क्रॉस प्रोडक्ट ले दो। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं लेने के यहाँ पर? क्योंकि बच्चों अगर हमारे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो जो क्वांटिटी बन के आएगी वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं आती। पहली बात तो ये है। तो हमें स्केलर क्यों नहीं चाहिए, हमें तो हम वेक्टर क्यों चाहिए? भाई हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि डायरेक्शन चाहिए ना हमें कोई सी। एक बात बताओ, हमने ये मार्कर किसी डायरेक्शन में फेंका, फेंक दिया बच्चों किसी डायरेक्शन में, क्या जिस डायरेक्शन में मार्कर गया है उसी डायरेक्शन में तो एनर्जी कैरी करेगी इसकी? बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही बच्चों जिस डायरेक्शन वेव जा रही होगी क्या उसी डायरेक्शन में इसकी एनर्जी कैरी नहीं करने की? ऑब्वियसली करेगी। और मुझे ये बताओ बच्चों कि आप जान गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, आपको पता होगा ईएम वेव कौन सी डायरेक्शन में चलती है? कौन बताता है इसकी प्रोपोगेशन? के के की डायरेक्शन में तो चलती है। के क्या है बच्चों? वेव प्रोपोगेशन ही तो बताता है। तो बच्चों एस यानी कि हमारा जो पॉइंटिंग वेक्टर है या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है किसी जगह से फ्लो होने वाली, वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करनी चाहिए? के की ही डायरेक्शन में। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो थर्ड वेक्टर जो हमारा थर्ड जो तीसरी चीज आती है वो भी वेक्टर आती है। इसलिए बच्चों क्या लिया? क्रॉस प्रोडक्ट। वरना डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? इसका कारण ये है रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं है, नथिंग। तो एस बराबर क्या आ गया बच्चों? ई क्रॉस एच। अब अगर हम ई क्रॉस एच करें, ई की डायरेक्शन हम अगर माने आई और एच की डायरेक्शन हम माने जे, तो ये क्या कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ई क्रॉस एच। इसकी मल्टीप्लिकेशन कौन सी डायरेक्शन में आएगी? के की डायरेक्शन में। तो एस की डायरेक्शन क्या होती है? वेव की डायरेक्शन। एस कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है? जिसमें वेव जाएगी। इसकी यूनिट देख लो क्या होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों यूनिट भी। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी? एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। हम क्या कह रहे हैं? पर यूनिट एरिया को मीटर स्क्वायर लिख दूं और पर यूनिट टाइम को सेकंड लिख दूं, कोई दिक्कत? एक तो ये यूनिट हो सकती है इसकी। दूसरी यूनिट देखो क्या होगी?
और जूल पर सेकंड को क्या लिखते हैं बच्चों? पावर। जूल पर सेकंड क्या होती है भाई? जूल पर सेकंड होती है हमारी पावर, और इसकी क्या यूनिट होती है? वॉट। भाई पावर की यूनिट वॉट होती है, तो जूल पर सेकंड को क्या लिख दूंगा मैं? वॉट, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारी जो एस की यूनिट आई क्या आई? वॉट पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? यूनिट भी आ गई हमारे पास, पॉइंटिंग वेक्टर भी आ गया क्या होता है, सब कुछ जान लिया हमने। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? के की डायरेक्शन। के की डायरेक्शन क्या होती है? वेव की डायरेक्शन। यही तो होती है बच्चों वेव की डायरेक्शन, वेव डायरेक्शन। सब कुछ जान लिया हमने। पॉइंटिंग वेक्टर में 2 नंबर का काम हो गया हमारा। 2 नंबर में आइए, 2 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब समझते हैं बच्चों पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम है हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ EM एनर्जी। यानी कि ये एक तरीके से कंजर्वेशन रूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का। अब देखते हैं वन बाय वन कैसे चलेंगे हम इसकी थ्योरम की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही बेहतरीन वे में। देखो क्या है, हम समझते हैं बहुत ही एक डिफरेंट अप्रोच हम यहाँ पर लेते हैं इसको समझने के लिए। देखो क्या है, मैंने मान लिया कोई क्यूब है, ठीक है बच्चों, ये कोई क्यूब है, ये कोई किसी वॉल्यूम में रखी हुई है, कोई भी ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ भी समझ लो, कुछ भी है, ठीक। अब यहाँ से एक वेव जा रही है, यहाँ से वेव आ रही है, EM वेव आ रही है ऐसे, ठीक है बच्चों, ये EM वेव आ रही है, इससे इंटरेक्ट करेगी और यहाँ पर कुछ एनर्जी ये लूज करेगी और कहाँ चले जाएगी? लीव कर जाएगी, बाहर इस सरफेस से बाहर चली जाएगी। यही तो काम हो रहा होगा ना। यानी कि हमें क्या देखना है बच्चों? देखो सिंपल सी 3 चीजें देखनी है हमें। फर्स्ट में तो ये देखना हमें, फर्स्ट पोर्शन में, कि इसकी एनर्जी इनिशियल कंडीशन में क्या हो, किसकी EM वेव की, पहली चीज। दूसरी चीज हमें देखनी है इसकी कि यहाँ पर इस पोर्शन में यानी कि जब वॉल्यूम से ये टकराएगी तो ये कितनी एनर्जी अपनी लूज कर देगी, यानी कि डिसिपेटेड एनर्जी कितनी होगी, जो खर्च होगी एनर्जी, यहाँ पर कितनी एनर्जी हो। और थर्ड क्या देखना है बच्चों हमें, कि लीव करने वाली एनर्जी कितनी होगी, बाहर जाने वाली एनर्जी कितनी होगी। ये तो कंजर्वेशन होता है भाई। 1 इज इक्वल टू क्या होगा? दिस प्लस दिस, यानी कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? जो खर्च हो गई प्लस जो बाहर चली गई। यही तो होना चाहिए कंजर्वेशन रूल, यही तो बोलते हैं, बिल्कुल ये बोलते हैं। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं क्या एनर्जी होगी। इधर से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, जैसा हम हमेशा करते हैं डेरिवेशन को स्टार्ट, है ना। थर्ड एनर्जी देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले लीव करने वाली एनर्जी क्या होगी बच्चों? अभी अभी हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? बाहर जाने वाली एनर्जी यानी कि सरफेस से निकलने वाली एनर्जी क्या को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। भाई बाहर जाने वाली एनर्जी क्या होगी? पर यूनिट एरिया से जो बाहर जा रही हो, पर यूनिट टाइम जो बाहर जा रही हो। क्या ये क्यूब के एक सरफेस से बाहर नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो ये क्या होगा? सरफेस ही तो आएगा, यहाँ पर एरिया ही तो आएगा। तो पर यूनिट एरिया से बाहर जाने वाली एनर्जी तो हमने पता कर ली क्या होती है, वो E क्रॉस H। कुछ बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आ गई होगी। E क्रॉस H क्या है? हमारी बाहर जाने वाली एनर्जी, यानी कि एक टर्म हमने लिख ली E क्रॉस H, बाहर जाने वाली एनर्जी हमें मिल गई, ये वाली है। अब क्या लिखेंगे हम? जो एनर्जी हमारी खर्च हुई। बट खर्च किस में होगी एनर्जी बच्चों? भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंपल बात सुनो। भाई ये क्यूब रखा है, क्यूब में कुछ चार्ज होंगे, बहुत सारे चार्ज होंगे, जैसा अभी हमने कंडक्टिंग मीडियम में कराया काम, समझ लो कंडक्टर है। तो जब ये इंटरेक्ट होगी EM वेव, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इससे इंटरेक्ट होंगे, किससे? जहां पर ये चार्ज रखे होंगे, है ना। चार्ज को कुछ आगे पीछे करेंगे, वो है ना, सही बात है, मोमेंट कराएंगे चार्ज का। तो क्या इस मोमेंट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की काइनेटिक एनर्जी खर्च नहीं होने की? डिसिपेटेड एनर्जी से बोल रहे हैं, बिल्कुल खर्च होगी। तो बच्चों क्या होती है काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की? ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर होती है किसकी एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और हाफ म्यू, म्यू ले लो बच्चों, म्यू और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी मीडियम में देख रहे हैं हम, तो एप्सिलॉन और म्यू ले लेते हैं नोट की जगह, E स्क्वायर और यहाँ होता है H स्क्वायर। ये क्या आ गई बच्चों? एनर्जी, जो हमारी एनर्जी खर्च हुई है, डिसिपेटेड एनर्जी आ गई किसकी फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। 2 एनर्जी देख ली, एक खर्च होने वाली, एक बाहर जाने वाली, एक खर्च होने वाली। अब मेन काम क्या है? अरे यही मेन काम है।
है ना बच्चों। इस पूरी थ्योरम का एक ही कॉन्सेप्ट है, कौन सी एनर्जी देखनी है, जो एनर्जी हमारी आएगी, यानी कि ये ईएम वेव इस क्यूब पे कितना वर्क करेगी। ये क्या है बच्चों, पॉइंटिंग थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक तरीके की किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या देखना है कि ये कितना वर्क करेगी इस क्यूब पे। अब देखो वर्क कैसे फाइंड करते हैं हम, इधर देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। वर्क डन क्या होता है नॉर्मल, एफ डॉट डी होता है बच्चों, एफ डॉट डी। एफ डॉट डी क्यों होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितना आगे खिसकाएगा कोई चीज। डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है बच्चों, डाइवर्जेंस एक तरीके का, यानी कि आगे चलना किसी का, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, घूमना किसी का। तो हम तो वर्क कर रहे हैं ना, आगे ले जा रहे हैं ना किसी बॉक्स को, या जैसे यहाँ पर ईएम वेव किसे आगे ले जा रही है, चार्ज को। चलो यहाँ पर पढ़ते हैं, ये तो होता है नॉर्मल हमारा, ठीक है भाई, ये नॉर्मल होता है वर्क डन। अब हम ईएम वेव के केस में फाइंड करना चाह रहे हैं, देखो बहुत आसान और बहुत ठीक तरीके से आप समझ जाएंगे सारे। देखो बच्चों, यहाँ पर एफ क्या है, फोर्स, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम कोई लगा रहा है बाहर से, ठीक है, वो फोर्स है। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या हमने ये रिलेशन नहीं पढ़ा ईएम वेव में, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू सी बी, यानी कि सारी की सारी एनर्जी टोटल किस पे रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, यानी कि एक तरीके का, अगर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी देखें, एक तरीके का फोर्स ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि ईएम वेव के केस में एफ क्या आ गया हमारा, वर्क देखना चाह रहे हैं, तो एफ क्या आ गया ईएम वेव के केस में, ई आ गया। समझ में आ गई बात, चलो ये तो बात समझ में आ गई भाई, चलो एफ ई आ गया। अब हमने देखना क्या है, डी। डी क्या है बच्चों, डिस्टेंस, यानी कि हमने किसी एक मास पे, किसी बॉक्स पे फोर्स लगाया और वो कितना दूर चल गया, वही तो डिस्टेंस है, समझो यहाँ पर। यानी कि एक कोई बॉक्स है, इस पे कोई फोर्स लगाया और ये यहाँ पर आ गया, तो ये क्या होगा, एक तरीके से डिस्टेंस है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, एफ डॉट डी होगा डब्ल्यू। अब चार्ज के केस में आ जाओ, इस केस में आ जाओ। आपको यहाँ पर कोई चार्ज रखा है और एक वेव आई है, और वेव ने इसको थोड़ा सा आगे चला दिया, कोई चार्ज को। एक बात बताना बच्चों, कोई चार्ज है जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, और आगे चलेगा तो करंट पैदा नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं, सिंपल सी बात बताओ, करेगा पैदा, बिल्कुल करेगा। क्या हम उसकी करंट डेंसिटी नहीं देखेंगे भाई, डेंसिटी तो देखेंगे ना किसी स्पेस में। करंट डेंसिटी कहने कि कितना अमाउंट में करंट फ्लो हो गया, उस अमाउंट को क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल गया, तो ऑब्वियसली इसने क्या बनाई होगी, एक करंट डेंसिटी। तो यानी कि यहाँ पर डी की जगह क्या रखेंगे हम, डी की जगह क्या लेंगे, जी। बच्चों ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये कॉन्सेप्ट है मेरा अपना, कि हम कैसे इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो बच्चों कितना कितना सिंपल होगी चीजें, अब देखो किस तरीके से सिंपलीफाई हुई है चीजें। ई यहाँ पर इनिशियल एनर्जी क्या हो गया, यानी कि वर्क डन क्या करेगी वेव, ई डॉट जे। चलो हमने जान लिया, यानी कि हमारे पास तीनों टर्म है, हमारे पास एक्सटर्न निकलने बाहर जाने वाली एनर्जी भी है, हमारे पास खर्च होने वाली भी एनर्जी है, हमारे पास इनिशियल एनर्जी भी है, जो कि वेव इस पर वर्क करेगी जिस एनर्जी से, सब कुछ है हमारे पास, बिल्कुल है। इसको नोट करना, नोट करके रख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी आपकी, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलो अब हम वन बाई वन बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। क्या, अब हमने मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके, भाई करना क्या है बच्चों, हमेशा क्या यूज करनी है, हम कोई भी चीज हो, चाहे किसी भी चीज का डेरिवेशन हमें करना हो, हमें यूज करनी है मैक्सवेल इक्वेशन ही। तो हमें मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके ये सब कुछ आपस में कलेक्ट करने और उनको मिला देना है, कंजर्वेशन सही तो बोलते हैं। चलो करके देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन यूज। क्या होती है मैक्सवेल इक्वेशन, जनरल मैक्सवेल इक्वेशन फिर से लिखते हैं, देखो लिखो बच्चों, क्या होती है जनरल मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। मैक्सवेल इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम क्या होगी बच्चों, बताओ फटाफट बताओ, लिखवाओ जल्दी जल्दी। पहला, कंडक्टिंग मीडियम में डेल डॉट ई क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, जीरो। सेकंड, डेल डॉट बी क्या होगा, जीरो। कैसा आ रहा पता है ना भाई, कंडक्टर में सारा का सारा चार्ज काला ही करता है, बाहर तो जीरो हो जाएगा। थर्ड, डेल क्रॉस बी,
डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस के dB बाई dt। फोर्थ, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू, भाई म्यू होता है ना बाहर, इनटू जे प्लस, इसे बाहर ले लिया मैंने, है ना, एप्सिलॉन डीई बाई dt। बात समझ में आ रही है बच्चों? बिल्कुल समझ में आ रही है। एक चीज देख लो बस, सिंपल सा एक चीज मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर h है और यहाँ पर b आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। क्या होता है बच्चों, b इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये नहीं होता b इज इक्वल टू म्यू नॉट h या फिर म्यू h। तो यहाँ पर b की जगह क्या लिख दूं मैं, म्यू h लिख दूं बच्चों। यहाँ भाई सिंपल है, h की फॉर्म में लिख रहा हूँ बस, इसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें बच्चों। और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, यहाँ पर भी h लिख दूं भाई, यहाँ पर भी h लिया और यहाँ पर बाहर म्यू लिख दिया, और म्यू से म्यू कट जाएगा, म्यू से म्यू कट गया, सही है। तो इक्वेशन क्या आ गई, डेल क्रॉस h जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। समझ में आ गया, मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी आ गई होगी। अब चलते हैं आगे अपने खेल पर। देखो अब है खेल जिसको हम एक तरीके से रटते हैं, बहुत बुरी तरीके से रटते हैं इस क्वेश्चन, इस वाली चीज को, और रटवाते हैं सब, और फिर वहां पर गलती हो जाती है जब हम काम करते हैं। एक देखो बच्चों, भाई इक्वेशन 1 और 2 से तो कुछ काम बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमने एनर्जी कंजर्वेशन करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड में ही दोनों प्लस होंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड में तो जीरो है, यानी कि इनका यूज तो होने का नहीं बिल्कुल भी। तो कौन सी यूज होगी, थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल होगी यूज थर्ड और फोर्थ। देखो सबसे पहले कौन सी चीज पे ध्यान देनी है हमें, ये बच्चों कॉन्सेप्ट है इसका और कुछ नहीं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है भाई, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए हमारी एनर्जी कौन सी हो, जो एनर्जी इंटरेक्ट हो रही है किसी वॉल्यूम से, ये तो पता हो कौन सी एनर्जी है, ई डॉट जे। अब मुझे सिंपल सा ये बताओ, 3 और 4 को देखकर कैसे तुम ई डॉट जे बना सकते हो इन दोनों इक्वेशन में से। वीडियो पॉज करो और सोचो इस चीज को, बताओ कैसे ई डॉट जे बना सकते हो, क्योंकि ई डॉट जे तो लाना ही है। इन दोनों इक्वेशन में से कैसे बना सकते हो, इसे हटा दो बच्चों, हटा ही दो, इसे कंफ्यूज करेगा वरना तो मुझे। बताओ कैसे ला सकते हो, क्या लाना है, ई डॉट जे, बताओ लाओ कैसे लाओगे। सिंपल नहीं है बच्चों, इक्वेशन 4 में ई डॉट ही मल्टीप्लाई करा दो, ई डॉट जे आ जाएगा, और इस इक्वेशन में एच डॉट की मल्टीप्लाई करा देंगे। देखते हैं भाई क्या बनता है, क्या पता काम हो जाए हमारा, हल्का काम हो जाएगा। करा दे बच्चों, चलो करा दो। नाउ समझ में आया क्यों करा रहे हैं, ये रटते हैं हम सब, ये सब रट्टाफिकेशन होता है बच्चों हमारा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय E dot in equation 4 and H dot in equation कौन से में 3, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेना। डॉट मैंने हे लिख दिया, यहाँ पर मत लिखो, यहाँ पर कर लो। चलो करो बच्चों काम। क्या आएगी बच्चों इक्वेशन थर्ड, क्या आ गई, मैं क्या कर रहा हूँ, ई डॉट कर रहा हूँ, तो क्या आ गई, ई डॉट डेल क्रॉस ई, 4 में कर रहे हैं बच्चे एच डॉट, यहाँ पर एच डॉट आएगा। चलो एच डॉट डेल क्रॉस ई, देखो रटिफिकेशन से ये दिक्कत होगी, तो तुम यहाँ पर ई डॉट भी लिख सकते हो अगर रट लिया तुमने, लेकिन अब नहीं रटना ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ ई डॉट जे आना है, ये रहा ई डॉट जे, ये तो रटिफिकेशन हटा रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, ई से मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें एच से होगी ऑब्वियसली। क्यों ले रहे हैं एच से मल्टीप्लाई, जिससे सिमेट्री बन जाए, इससे ही काम बनेगा। देखो म्यू एच डॉट डी एच बाई डी टी लिख लें बच्चों इतना, इक्वेशन नंबर समझ लो ए बन गई है, ठीक है। चलो आगे चलो, अब इसमें क्या करना हमें, इसमें कर लिया मल्टीप्लाई हमारी ई डॉट की, ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे। देखो एक टर्म बनती हुई दिख रही है तुम्हें, बिल्कुल दिख रही है, देखो ये ई डॉट जे है, एक टर्म आ गई। आगे चलो प्लस एप्सिलॉन ई डॉट डी ई बाई डी टी, इक्वेशन नंबर बी। कुछ दिक्कत है बच्चों यहां तक, इक्वेशन ए में से बी घटा दो भाई, ए में से बी घटा दो बस, और कुछ ना करना। नाउ इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन नंबर बी, चलो भाई कर दो इक्वेशन नंबर ए माइनस बी, क्या आया
एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। आया बच्चों? ये भाई लेफ्ट हैंड साइड ही आ गई। अब ये लिख लो, माइनस ए कर दो, इसमें कुछ है कोई? क्या आया? म्यू एच डॉट डी एच बाई डी टी, ये वाला, और माइनस ये वाला, माइनस ई डॉट जे और माइनस एप्सिलॉन ई डी ई बाई डी टी। बात समझ में आ रही है बच्चों? सब बिल्कुल आ रही होगी बात समझ। ये सब कुछ हमारा इक्वेशन आ गई, इसमें से इसे घटा दिया, बस सिंपल, कुछ नहीं करा और हमने। सिंपल है बच्चों ये बात, बिल्कुल सिंपल है। एक चीज गड़बड़ आ रही है बच्चों हमारी, देखो क्या गड़बड़ आ रही है। तुमने भी नहीं बताया और मैंने भी नहीं कोड दी। बच्चों एक बात बताना, क्या यहाँ पर माइनस नहीं होता? भाई इसमें तो माइनस होता है, ये तो फैराडे लॉ है। ये कैसा गड़बड़ कर सकते हैं हम भाई? यहाँ तो माइनस होता है, फैराडे लॉ है ये बच्चों, माइनस आएगा यहाँ। और अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, सारा माइनस चलेगा, ये माइनस ये घटा दें, माइनस आ गया। सही है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी? चलो आ गई बात समझ, तो आगे चलते हैं बच्चों, अपना काम करते हैं फिर। देखो अब क्या होगा, ये क्या है बच्चों हमारा? ये है हमारा एक फॉर्मूला, इसको हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? ये देखो क्या फॉर्मूला है। अगर हम ऐसे लिखें डेल डॉट ए क्रॉस बी, तो बच्चों इसको ऐसा खोल सकते हैं हम, डेल डॉट ए क्रॉस बी को किस तरीके से खोल सकते हैं? बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। अब यहां पर क्या हो रहा है? वेयर, बस हमारे हमारे केस में ए की जगह तो ई है और बी की जगह क्या है? एच। ए की जगह ई है और बी की जगह क्या है? एच। ए बी क्या लिया हमने? ऐसे पैरामीटर ले लिए। अगर मैं ए को ई से और बी को एच से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा हमारा सिंपल सा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डेल डॉट ई क्रॉस एच। बन नहीं जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलो बन गया। इज इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पर? माइनस ई डॉट जे ऐसे लिख दो, और माइनस ये सारा का सारा एक साथ लिख लो, माइनस बाहर निकाल के क्या लिख लिया? म्यू नॉट एच डी एच बाई डी टी प्लस म्यू नॉट डॉट प्रोडक्ट है ई डॉट डी ई बाई डी टी। अब देखो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कुछ चीजें आती हुई। ये नहीं आ गई बच्चों जो बाहर जाने वाली एनर्जी है? ये नहीं है हमारी जो हमारी इनिशियल एनर्जी है। अब ये हमारी डिसिपेटेड एनर्जी है। देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस ई डॉट जे, है ना बच्चों, माइनस इसको हम लिख सकते हैं हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? डी बाई डी टी। डी बाई डी टी अगर मैं बाहर ले लूं तो इसको लिख सकता हूं मैं हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। आप ये कहेंगे बच्चों कि ये क्या कर दिया? ये बिल्कुल सही कर दिया हमने। देखो अगर हम आप गौर से देखें इसे, देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। देखो इसको खोल दो, डी बाई डी टी ले दो इसका पूरे का, देखो लेके देखो, फिर मैं इसको रफ कर देंगे, कोई बात नहीं। डी बाई डी टी लो, हाफ म्यू नॉट इसका एच का स्क्वायर का क्या होगा? इंटू टू एच इंटू डी एच बाई डी टी प्लस, भाई ऐसी तो होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इसका क्या होगा बच्चों? 2 इंटू ई इंटू डी बाई डी टी। ये आएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया? म्यू एच डॉट डी एच बाई डी टी, और आगे क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी बाई डी टी। बताओ बात समझ में आई क्या? ये ही नहीं आ गया? ये आ गया नहीं आई? तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। अब हटा रहा हूँ बच्चों इसे मैं ना, इसको अपना कॉपी में जहाँ पे आप कर रहे हैं उसमें करके देख लेना, बिल्कुल यही आएगा, या लिख लेना आप नोट करके इसे। ठीक है, सिंपल है बच्चों बातें, बिल्कुल समझ में आ रही है बात? सब आ रही है बच्चों बात समझ? तो अब क्या हुआ? अब तो आ गई ये सब चीजें हमारे पास। ये क्या है? इनिशियल एनर्जी जो हमारी इनिशियल थी, बस इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो। देखो रीअरेंज कैसे करके लिखेंगे भाई? ई डॉट जे इधर आके पॉजिटिव हो गया और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर माइनस डेल
डॉट ई क्रॉस एच। बातें समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, ये आ गया हमारा जर्नल चीज। ये क्या हुआ बच्चों? देखो हमारी इनिशियल एनर्जी ये थी, इजिकल टू क्या होगा भाई, ये एनर्जी खर्च हुई है, बिल्कुल खर्च हुई है, तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है? खर्च होना। और किसके रेस्पेक्ट में खर्च हो रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में। डी बाई डी टी क्या दिखा रहा है? खर्च होना टाइम के रेस्पेक्ट में। किस एनर्जी का? जो एनर्जी हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों। अब माइनस साइन डेल डॉट ई क्रॉस एच क्या है बच्चों? ये लीव होने वाली एनर्जी जो बाहर जा रही है छोड़ के ऐसे सरफेस को, फिर भी माइनस आएगा। ये बात समझ गए हम? समझ गए होंगे। अब बच्चों क्या करना हमें? हमें बच्चों इस वॉल्यूम पे लगानी है चीजें, तो क्या करें? वॉल्यूमेट्री कर ले दो दोनों तरफ। टेक वॉल्यूमेट्रिकल ऑन बोथ साइड। टेक वॉल्यूम ऑन बोथ साइड। क्या आएगा? वॉल्यूम इंटीग्रल ले, तो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है? डीवी। तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया, ई डॉट जे इंटू डीवी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बाहर लिख लो, और इसे क्या लिख दो इंटीग्रेशन में, क्या आएगा? हाफ म्यू नोट एच का स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नोट ई का स्क्वायर, कायम आ गया बच्चे डीवी में, माइनस इसका भी ले दो डेल डॉट ए क्रॉस एच इंटू, शायद इधर मिटन रहा हो तो इधर मैं लिख रहा हूँ डीवी, यहाँ आ जाएगा। आ गया बच्चे इक्वेशन हमारे यहाँ तक? बिल्कुल आ गई है। अब आगे चलते हैं, इधर मैं डायग्राम ही हटा रहा हूँ, समझ में आ गई होगी बात। से ऐसे करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो क्या हो रहा है यहाँ। अब बच्चे एक बात बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर। अब यहाँ बच्चे सारे गलती करते हैं, सब बच्चे गलती करते हैं, यहाँ ही छोड़ देते हैं इसे। यहाँ कहते हैं कि ये आ गई हमारी क्या, पॉइंटिंग थ्योरम। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारी जो बाहर जाने वाली एनर्जी थी, जो लीव कर रही थी सरफेस को, वो सरफेस से ही तो बाहर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर तो डीवी आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? डीवी। लेकिन यहाँ तो डीएस आना चाहिए, क्योंकि ये तो सरफेस को छोड़ के जा रही है। क्योंकि हमारा ई क्रॉस एच क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखी? एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट एरिया से एनर्जी निकलेगी। बच्चों एक बात बताओ, क्यूब थी हमारी अभी अभी, क्या क्यूब के एक सरफेस से एनर्जी बाहर नहीं जाएगी? वॉल्यूम से कोई जा रही है? सरफेस को छोड़ के लीव कर रही है वो बाहर। तो यहाँ पर डीएस डीवी डीवी की जगह क्या आना चाहिए? डीएस। तो क्या करेंगे बच्चों? हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है? सरफेस को वॉल्यूम में ले जाती है। क्या उल्टा नहीं ले जा सकती? उल्टा भी ले जा सकती है, डीवी को डीएस में भी ले जा सकती है। तो क्या करेंगे? यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या कहती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? ये कहती है कि अगर कोई हमारा जैसे कि ई क्रॉस एच है हमारा, ये डीएस में है, तो इसको काहे में कन्वर्ट कर देगी? ये डीवी में कर देगी। बस एक शर्त है कि इसका डॉट प्रोडक्ट ले दो, किसके साथ? डेल के साथ। यहाँ क्या जाएगा? ई क्रॉस एच, यानी कि इसका डाइवर्जेंस ले दो, बस ये तो शर्त है इसकी। सही बात है। तो क्या बच्चों मैं इसको ये नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। क्या यही नहीं रखा है वॉल्यूम में? तो इसको क्या लिख दें? सो इसे मान लो इक्वेशन कुछ भी मान लो, इसे ए मान लो। सो इक्वेशन ए बिकम, इक्वेशन ए मान रखी है, इसे सी मान लो, तो इक्वेशन सी क्या हो जाएगी? सो इक्वेशन सी क्या हो गई बच्चों हमारी? ये हो गई, देखो ई डॉट जे डीवी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, माइनस ये क्या आ गया? ई क्रॉस एच। कहाँ से निकल रहा है अभी इस बार? डीएस से, है ना, डॉट हट गया बस। ये आ गई हमारी मजेदार फॉर्म। ये है बच्चों हमारा क्या? पॉइंटिंग थ्योरम। बात समझ में आ गई बच्चों? फुल्ली बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। इसमें क्या लिखना है? अब इसमें लिखना होता है ईच टर्म को अलग अलग रिप्रेजेंट करो। ये भी आता है नीचे लिखने के लिए, 2 नंबर का अलग से आता है क्वेश्चन। भाई अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पार्ट में डिवाइड होता है वो, कि ड्राइव करो 5 नंबर में और 2 नंबर में ये बताओ ये होता क्या है। ये ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, पहले पहले बताओ पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है 2 नंबर, फिर उसको ड्राइव करो अलग से। अगर 7 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसका डेरिवेशन हो जाएगा 3 नंबर का, ये हो गया। और फिर उसके बाद 2 नंबर का आ जाता है अलग अलग टर्म को डिफाइन करो। तो डेरिवेशन से काम नहीं चलने का, सारी चीजों से काम चलेगा। तो बच्चों इसको क्या बताएंगे आप? ये क्या है बच्चों?
ये है हमारी टोटल एनर्जी कैरिंग बाय ये ईएम वेव, अपनी लैंग्वेज में लिख लो जो भी लिखना है ना बच्चों। किसी वॉल्यूम में वॉल्यूम से इंटरेक्ट करने वाली टोटल एनर्जी ईएम वेव की बोलती है फर्स्ट टर्म, लिख लोगे, लिख लेंगे। सेकंड टर्म क्या है, ये टर्म बोल रही है कि किस तरीके से हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो ईएम वेव पे है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की किस तरीके से डिसिपेटेड हो रही है किसी वॉल्यूम में। डी बाई डी टी क्या बता रहा है, इसका चेंज होना, और माइनस साइन क्या बता रहा है, घटना। ऑब्वियसली जब किसी पर कोई चीज वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी ना, सिंपल सी बात है। और ये क्या बता रहा है क्रॉस एच, जो बची हुई एनर्जी है किसी ईएम वेव की वो कैसे बाहर जा रही है किसी सरफेस को छोड़कर, लीव एनर्जी बोलते हैं इसे, किसी सरफेस से निकलने वाली एनर्जी। बात खत्म हुई बच्चों, ये था हमारा पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग थ्योरम। बहुत सिंपल था और बहुत ही सिंपल वे में हमने कर लिया है। एक चीज ध्यान करने वाली है बस इसमें, ई डॉट जे, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है, वर्क। कैसे फाइंड किया है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी वाला, एफ को मान लिया ई, डी को मान लिया जे। ये है हमारा यहाँ का कॉन्सेप्ट जो कि केवल इसी चैनल पर आपको मिले। इधर ना लिख के माइनस साइन करके इधर लिख लो, है ना। ये वाला पार्ट शायद इस वीडियो में दिख रहा नहीं था, इसलिए यहाँ पर लिख लो। माइनस के क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, डेल डॉट ई क्रॉस एच इंटू डीवी, शायद अब दिख जाएगा ना। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों ये विजिबल नहीं है, इसको भी लिख लो। माइनस ये वाला टर्म लिख लो यहाँ पर, माइनस का एप्सिलॉन नॉट डेल ई डी बाई डी टी, बस।